वेलकम एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप कोई से भी गवर्नमेंट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो ग्रुप ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, हम उन सारे एग्जाम्स के जो कोर्स हैं, जो आपके सिलेबस है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आपको मुफ्त में कंप्लीट करवा के दे रहे हैं। आपका अभी आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्जाम है वो कंडक्ट हो रहा है, और उसी लिए हम आपके लिए ऑलरेडी एक रेलवे लक्ष्य बैच लेके आए थे। उसमें हमने आपका जितना भी आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस था, आपके जितने भी सब्जेक्ट्स थे, चाहे वो पॉलिटी हो, साइंस हो, ज्योग्राफी हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, सारे हमने आपको सब्जेक्ट्स के जो कोर्स हैं, जो सिलेबस है, ऑन टाइम, बिफोर टाइम आप कह सकते हो, हमने कंप्लीट करके आपको दिया था, और वो भी बिल्कुल मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे YouTube चैनल परीक्षा जंक्शन में जाकर आप चेक कर सकते हैं। हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, आप उसको सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि आपको हमारे सारे लाइव सेशंस और हमारे जितने भी क्लासेस, हम जितने भी लेक्चर्स आप अपडेट कर रहे हैं, डेली की डेली पब्लिश कर रहे हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम जो है वो मिलता रहे। आपके लिए नया फाउंडेशन बैच भी हम लेके आए हैं, जो कि आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस जैसे वनडे एग्जाम्स के लिए है। मैं प्रकृति पांडे आपकी ज्योग्राफी की मेंटोर हूँ, और मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी का जो मेजर पोर्शन है वो आपको ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जो लोग एसएससी, सीजीएल या सीएचएसएल, एमटीएस या जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स है उसकी तैयारी कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ इस फाउंडेशन बैच में जुड़ सकते हैं। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। अलग से आपको वहां पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। हमारा जो बैच था आरआरबी एनटीपीसी, जो रेलवे लक्ष्य बैच था, आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के लिए, आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हैं। हमने आपको बिल्कुल कंटेंट ओरिएंटेड जो आपका लेक्चर है वो आपको प्रोवाइड करवाया था। आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से ही आपको जो कोर्स है वो कंप्लीट करवा के दिया था। यही सारे जो कोर्सेज है, इन्हीं के आप मोटे मोटे फीस देकर जो कोचिंग आपसे वसूलती है, आप कह सकते हो कि आपको लूटती है, आप पैसे देते हैं, और वो आपको कभी कभी क्या करती है कि हाफ कोर्स कंप्लीट करवा के बीच में ही लटका के छोड़ देती है, और फिर आप यहाँ से वहां भटकते घूमते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा कोई भी केस नहीं है। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर पूरा आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट करके आपको देते हैं। डेली यहाँ पे आपके क्लासेस कंडक्ट हो रहे हैं, और आपकी डेली लाइव क्लासेस भी कंडक्ट होती है रात को 8 से 10 के बीच में। जो आपकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस होती हैं, तो आप उन्हें भी जरूर ज्वाइन करेगा, क्योंकि आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दो, चाहे आप एसएससी दो, एसएससी का कोई सा भी पेपर हो, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस हो, राइट, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, सब में मैथ्स, रीजनिंग, जीएस सब में अवेलेबल, मतलब सब में आता ही आता है और पूछा जरूर जाता है। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए उतना ही ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। आप जब जब लेक्चर्स देखें, आप जब जब लेक्चर्स देखने बैठे, तो अपने साथ पेन पेपर जरूर लेके बैठिएगा। ये नहीं कि खाली हाथ पड़े रह गए, लेकिन आप जो है अपने साथ पेन पेपर जरूर लेके बैठिएगा, और अपने हैंड रिटन नोट जो है वो आप जरूर बनाइए, ताकि आप जब भी रिवाइज करने बैठे तो आपको चीजें जो है वो आसानी से रिकॉल होती रहे, और आप अपने लैंग्वेज में, आपको जैसे भी आपको अपने शॉर्ट फॉर्म्स में अपना लेक्चर जो है, आपको अपने जो हैंड रिटन नोट्स है बनाने हैं, वो आप बना सकते हैं। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पीडीएफ मांगते हैं, तो उनको तो मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप लोग प्लीज अपने नोट्स जो है वो खुद बनाएं, आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है दैट कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। आप अपनी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी अचीव करना हो आपको अपनी लाइफ में, आप अपनी लाइफ में कंसिस्टेंट रहिए व्हाट एवर यू आर डूइंग। कंसिस्टेंट का मतलब है यहाँ पर कि अगर आप जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप डेली एक टाइम टेबल अपना बना लीजिए, या फिर आप एक टाइम लेके चलिए कि अगर आपको 5 घंटे पढ़ना है, कुछ की कैपेसिटी 6 घंटे की, 8 घंटे की, तो कुछ की उससे भी ज्यादा होती है। आप अपनी क्षमता अनुसार बैठिए और पढ़ाई करिए, लेकिन जब भी आप पढ़ाई करें तो आपका जो फोकस होना चाहिए वो पूरी तरीके से आपके पेपर पर, आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए। क्योंकि आजकल ये जो गवर्नमेंट एग्जाम्स है, ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, बहुत ही ज्यादा टफ होते जा रहे हैं। टफ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और सीट्स बहुत ज्यादा कम है। तो आपका कट टू कट जो है वो कंपटीशन चलता है, और कई बार आपका एक्सपीरियंस्ड लोगों के साथ भी कंपटीशन रहता है, जो एक नहीं कई सारे एग्जाम्स दे चुके हैं और कई सारे एग्जाम्स में बैठ चुके हैं। आप उनके साथ
बैठकर एग्जाम दे रहे हैं, तो अब आप सीरियस हो जाइए। और कंसिस्टेंसी का यहाँ पे ये भी एक मतलब है कि अगर आप 8 घंटे भी अगर पढ़ रहे हैं ना डेली के, तो आप मेक श्योर करिए कि आप डेली के डेली कैसे भी करके 8 घंटे पढ़िए बैठकर। और जब आप पढ़ें तो इस चीज का खास ध्यान रखें कि आपका जो ध्यान हो वो पढ़ाई की तरफ ही रहे। ये नहीं सोचना है पढ़ाई करते समय कि होगा नहीं होगा, रिजल्ट क्या आएगा, ये सब बारे में मत सोचिए। आप सिर्फ अपना 100% दीजिए, क्योंकि कहते हैं कि इंसान जो है वो केवल अपने कर्मों की गारंटी ले सकता है, राइट, बाकी उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है। तो आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, कुछ भी आपको अपनी लाइफ में अचीव करना हो, आप अपनी तरफ से 100% दीजिए और आप ऑनेस्ट रहिए। Be loyal to yourself and of course to others as well, and 100% आप ईमानदार रहेंगे तो आपको रिजल्ट जो है वो आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। एंड प्लीज डोंट रश, आपको भागने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि तीव्रता पर नहीं ध्यान देना है, आपको कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना है, राइट। भागने की कूदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सक्सेस और अच्छी चीजें, अच्छे इंसान कभी आसानी से नहीं प्राप्त होते, उनके लिए समय लगता है। तो पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है और कंसिस्टेंसी रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और वो है हमारा अर्थक्वेक यानी कि भूकंप के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज का थोड़ा सा लंबा लेक्चर रहेगा क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है ये, काफी सारी चीजें जो हम डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो आपके नॉलेज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगी, बट आपके सिलेबस के पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होंगी, तो वो मैं आपको बिफोर हैंड ही बता दूंगी कि ये चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट वरी, मैं कुछ भी आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं पढ़ाने वाली हूँ। सब कुछ जो है वो आपका अर्थक्वेक का, मतलब आप जो ये लेक्चर्स देखेंगे और जो आप एग्जाम देने बैठेंगे, आप ये जो लेक्चर होगा आपके लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। आपको केवल इतना करना है कि अपना दिमाग, अपनी आंखें, अपना कान, ये सब खोल के बैठिएगा, और आपका जो हाथ है, आपके जो कान और जो दिमाग है, वो साथ साथ जो है वो सिंक्रोनाइज करने चाहिए, यानी कि साथ ही साथ काम करने चाहिए, कि आप सुनते भी जा रहे हैं, आप लेक्चर भी देखते जा रहे हैं और आप साथ ही साथ अपने नोट्स भी बनाते जा रहे हैं। इसी तरह से पढ़ाई होती है और ऐसे ही करके आप अपने जो एग्जाम्स है उसे क्लियर कर सकते हैं, राइट। चलिए, और हमारे साथ भी आप कंसिस्टेंट रहिए। हम डेली जो है वो लेक्चर्स आपको डेली पब्लिश करें, तो आप उन्हें देखिए भी और अपने नोट्स जो है वो बनाइए, ठीक है। स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। अर्थक्वेक, जिसे हम हिंदी में भूकंप कहते हैं, ठीक है, इनके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जितने भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, आप एसएससी का पेपर दे रहे हैं, तो प्लीज इंग्लिश पे खास ध्यान दीजिएगा। आई वुड रिकमेंड कि आप लोग अपना जो नोट्स है वो आप इंग्लिश में ही बनाइएगा, ताकि आपके लिए आसानी रहे, राइट, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश जो है वो मैंडेटरी है, हिंदी का कोई काम नहीं है। तो इसीलिए जो भी मैं यहाँ पे कंटेंट आपको दिखाऊंगी वो भी इंग्लिश मीडियम में ही होगा। सो यू हैव टू बेयर विथ इट, और आई कैन से दैट आप जो है वो आसानी अपना इंग्लिश पे ध्यान दीजिए, लैंग्वेज पे, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, या फिर लैंग्वेज के जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, ओमिशन हो गया, राइट, ऐसे सब आपके टॉपिक्स हैं इंग्लिश में। इनको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी रीडिंग हैबिट बनाइए। वॉट एवर यू आर रीडिंग, आप मेक श्योर करिए कि आप डेली कुछ ना कुछ पढ़ रहे हो, लाइक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, नॉवल पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, आप पढ़िए। उससे आपकी वोकैब भी स्ट्रांग होगी, आपकी रीडिंग हैबिट बनेगी, और आपको चीजें जो है वो याद रखने में भी आसानी रहेगी अगर आप रीडिंग हैबिट डालते हो। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक अर्थक्वेक, और देखते हैं कि यहाँ पे अर्थक्वेक बेसिकली होता क्या है, ठीक है। एन अर्थक्वेक इन सिंपल वर्ड्स, बहुत ही आसान शब्दों में हम इसको डिफाइन करते हैं, दैट इज द शेकिंग ऑफ द अर्थ, राइट। शेकिंग और शेकिंग की बजाय कुछ बुक्स में द वर्ड इज यूज ट्रेम्बलिंग, दोनों का मतलब एक ही होता है, राइट। चाहे आप ट्रेम्बलिंग वर्ड यूज करो या फिर आप शेकिंग वर्ड यूज करो, जब हमारी जो धरती है वो जब हिलने लगती है तब क्या आता है, भूकंप आता है, ठीक है। सो यहाँ पे शेकिंग ऑफ द अर्थ, इट इज अ नेचुरल इवेंट, ये एक नेचुरल इवेंट है, नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा जिसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू रिलीज ऑफ एनर्जी। ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी जो धरती है वो हिलने लगती है, क्योंकि एक एनर्जी है जो रिलीज होती है। अब एनर्जी कहाँ से रिलीज होती है, ये होती है पृथ्वी के अंदर से ही एनर्जी होती है जो रिलीज होती है,
और जब ये एनर्जी हमारे सरफेस ऑफ अर्थ तक पहुंचती है तब क्या होता है कि जो हमारी जो धरती है वो हिलने लगती है, ठीक है, विच जनरेट्स वेव्स दैट ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शंस। अब यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या प्रोड्यूस, ये क्या जनरेट करती है, वेव्स जनरेट करती हैं, और ये जो वेव्स होती हैं वो हर डायरेक्शन में जो है वो ट्रैवल करती हैं और हर मीडियम में ट्रैवल करती हैं। अब अगर हम एक टॉपिक उठाएंगे इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में, जब हम पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि आपके जो अर्थ के इंटीरियर है, जहाँ पे आपके कोर, क्रस्ट, मैंटल, कोर 3 में डिवाइडेड होता है, और यहाँ पे जो आप मीडियम देखेंगे, मीडियम का यहाँ पे मतलब है स्टेट ऑफ मैटर देखेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो यहाँ पे आपको तीनों देखने को मिलेंगे, यहाँ पे तीनों कंडीशंस मिलेंगे। तो वेव्स जो होती हैं वो कुछ वेव्स होती हैं जो केवल सॉलिड मैटर या सॉलिड मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती हैं, और कुछ हमारी ऐसी वेव्स होती हैं जो सॉलिड मीडियम के थ्रू भी ट्रैवल करती हैं और लिक्विड मीडियम के थ्रू भी ट्रैवल करती हैं, राइट, और हर डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं। द वाइब्रेशंस कॉल्ड सीस्मिक वेव्स, जो वाइब्रेशंस हमें फील होते हैं, जो वाइब्रेशंस अकर होते हैं, उनको एक्चुअली में बोलते हैं सीस्मिक वेव्स। ये एक जियोलॉजिकल टर्म है हमारा, ठीक है, जो ज्योग्राफी में यूज होता है। And these seismic waves are generated from earthquakes that travel through the earth and are recorded on instrument called seismographs. अब हमें पता कैसे चलता है कि अर्थक्वेक आया है, तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है और उसको क्या बोलते हैं, सीज्मोग्राफ्स बोलते हैं। और सीज्मोग्राफ में क्या रिकॉर्ड होता है, सीज्मिक वेव्स रिकॉर्ड होती है। सीज्मिक वेव्स क्या होती हैं, वो वाइब्रेशंस जो हम फील करते हैं जब अर्थ जो होता है ट्रेम्बल करता है, जब अर्थ सरफेस जो है वो ट्रेम्बल करती है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक एंड कॉजेस। अब हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार के भूकंप देखते हैं कि कितने प्रकार के भूकंप होते हैं और वो किस प्रकार से आते हैं, यानी कि over here we are going to study about the types of the earthquake and the cause of the earthquake। तो हमारा पहला यहाँ पे सब टॉपिक है फॉल्ट जोन। अब बेसिकली फॉल्ट जोन क्या होता है और कैसे फॉर्म होता है, कैसे अर्थक्वेक अकर होता है, यहाँ पे हम डिटेल में इसके बारे में देखेंगे। The release of energy occurs along a fault. A fault is a sharp break in the crustal rocks. अगर आप लोगों ने चट्टाने या पत्थर देखे होंगे, ठीक है, आपको क्रैक्स दिखते होंगे, ठीक है, जैसे ये एक चट्टान हो गई, राइट, आप इसे कोई सा भी माउंटेन या फिर हिल कंसिडर कर सकते हो या फिर अ पीस ऑफ रॉक कंसिडर कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि उसमें छोटे छोटे से जो क्रैक्स होते हैं, राइट, यहाँ पे जो क्रैक्स होते हैं ना, ये फॉल्ट, इनको हम क्या बोलते हैं, फॉल्ट बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे, फॉल्ट। यही चीज देखिए, दैट द रिलीज ऑफ एनर्जी अकर्स अलोंग अ फॉल्ट। अ फॉल्ट इज अ शार्प ब्रेक इन द क्रस्टल रॉक्स। कि आपके रॉक्स में जो आपको थोड़े से गहरे क्रैक्स देखने को मिलते हैं ना, जो थोड़ी सी जिनकी ओपनिंग वाइड होती है, उसे हम फॉल्ट बोलते हैं। और इन्हीं फॉल्ट के थ्रू जो एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि इन्हीं फॉल्ट से जो एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी बाहर निकलती है इन फॉल्ट से, वो उसको क्या बोलेंगे, उसी पे हमें वहीं पे एक अर्थक्वेक फील करने को मिलता है, या फिर उसको फॉल्ट जोन बोलेंगे। Rocks along a fault tend to move in opposite directions. As the overlying rock strata press them, the friction locks them together. अब बेसिकली क्या होता है कि फ्रिक्शन के कारण ऐसा होता है। अब हम देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स है ना, प्लेट टेक्टोनिक्स में क्या होता है कि पृथ्वी के नीचे जो चट्टानें होती हैं वो एक के ऊपर एक क्या होती, लदी होती हैं, ठीक है। अब जिस रॉक की डेंसिटी ज्यादा होगी वो नीचे होगा, जिस रॉक की डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी वो रॉक उसके ऊपर होगा। लेकिन क्या होता है कि ये ओवरलाइंग रहते हैं एक दूसरे के ऊपर, राइट, यानी कि ये एक रॉक हो गया और ये एक और रॉक हो गया। अब ये क्या होता है कि अर्थ मूव करेगी, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, यानी कि एक रॉक दूसरे रॉक पे घिसेगा। तो घिसने की वजह से क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है कि यहाँ पर एक रॉक स्ट्रैटा जो होता है वो दूसरे रॉक को प्रेस करता है। ऑब्वियसली जो ऊपर रॉक होगा वो नीचे वाले रॉक को क्या करेगा, प्रेस करेगा, ठीक है। यही चीज यहाँ पे समझाई गई है, और जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है।
right? However, the tendency to move apart at some point of time overcomes the friction, right? कभी कभी क्या होता है कि ऐसा होता है कि उनकी जो अलग होने की जो मतलब एनर्जी होती है वो उस फ्रिक्शन से ज्यादा होती है ना? फ्रिक्शन में भी एनर्जी लगेगी, हर चीज में एनर्जी लगती है, राइट? आप बोल रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप चल रहे हो, आप सो रहे हो, मतलब सोने में तो एनर्जी जो होती है वो बिल्डअप होती है, बट उससे पहले आप जितने भी अपने काम कर रहे होते हो तो उसमें क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायरमेंट रहती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है तो उसमें भी एनर्जी लगती है, बट सम टाइम्स ऐसा होता है कि जो रॉक्स जब एक दूसरे के ऊपर लाई करते हैं तो इनको क्या करना होता है, अलग होना होता है। जैसे आजकल कपल्स में नहीं होता है कि जब मन भर जाता है तो क्या करना है कि भाई अलग होना है, कोई सा भी बहाना बना दिया कि एक बहाना बना दिया कि हाँ भाई ये चीजें काम नहीं कर रही तो क्या करते हैं, अब अलग हो जाते हैं। तो जब किसी को अलग होना होता है तो उनकी अलग होने की जो टेंडेंसी होती है ना, वो जब पास आते हैं तो उससे ज्यादा होती है, यानी कि उनको अलग होने की जो उनके अंदर होती ना, आप कहते हो कि छटपटाहट होती है कि भाई अब तो बस हो गया, अब तो ये बंदा है बंदी झेलेगी नहीं हमसे, राइट? तो अलग होने की जो टेंडेंसी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्टे। तो यही बात यहाँ पे आपको मैंने उससे लिंक करके बता दी, ठीक? However, the tendency to move apart at some point of time overcomes the friction. As a result, the blocks get deformed and eventually they slide past one another. तो उसकी वजह से क्या होता है कि अलग होने के कारण क्या होगा कि जो ब्लॉक्स होते हैं ना वो डिफॉर्म हो जाते हैं। ऑफ कोर्स हम जब हटेंगे तो क्या होगा कि डिफॉर्म होगा, यानी कि जब पत्थर रगड़ेंगे तो वो क्या होगा कि उनका जो एक्चुअल फॉर्म होगा वो उससे मतलब मतलब आप कह सकते हो कि रॉक्स टूट जाएंगे। तो क्या होगा कि वो अपने ओरिजिनल फॉर्म से उनका जो फॉर्म होगा आफ्टर दे अपार्ट देमसेल्व्स फ्रॉम ईच अदर, तो उनका डिफॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि अपने ओरिजिनल शेप से क्या होगा कि वो चेंज हो जाएगा शेप, राइट? शेप में बदलाव आ जाएंगे, ठीक है? यहाँ पे ये मतलब है। एंड दे स्लाइड पास्ट वन अनदर abruptly. This causes earthquake in the form of release of energy and the energy waves travel in all direction. और ऐसा करने पे क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि चाहे फ्रिक्शन हो, चाहे जब घिस रहे हैं तब भी एनर्जी लग रही है, अलग होने में भी एनर्जी लगती ही है। तो क्या होता है कि उसकी वजह से यहाँ पे अर्थक्वेक जो होता है वो बनता है, या फिर आप कह सकते हो कि अर्थक्वेक आता है, ठीक है? नेक्स्ट, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं एक्सटेंशन, कंप्रेशन एंड ट्रांसफॉर्म, तीन प्रकार में। एक्सटेंशन जैसे नॉर्मल डाउन थ्रोन ब्लॉक और ये अप थ्रोन ब्लॉक, यानी कि ऊपरी हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्सा हो गया चट्टान का और ये निचला हिस्सा हो गया, चट्टान कह लो, पत्थर कह लो, कुछ भी कह लो आप। कंप्रेशन में रिवर्स होता है, ये ऊपर की तरफ चला जाता है और ये नीचे की तरफ आ जाता है, ठीक है? ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि एक आगे और एक पीछे होता है, ठीक है? और थ्रस्ट में क्या होता है कि ये अप थ्रोन ब्लॉक ऊपर रहता है और डाउन थ्रोन ब्लॉक जो है वो होता है नीचे रहता है, यानी कि एक पत्थर ऊपर और एक पत्थर नीचे। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। जो ऊपर वाला पत्थर होगा वो इस साइड जाएगा और जो नीचे वाला पत्थर होगा वो इस साइड जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है? ट्रांसफॉर्म में स्ट्राइक स्लिप में क्या होता है कि एक ऐसे है रॉक और एक रॉक ऐसे है, ये वाला इस साइड जा रहा है और इस वाले को इस साइड जाना है, तो क्या होगा कि ये भी आपस में जब घिसेंगे, रगड़ेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, ठीक है? रिवर्स में भी यहाँ पे देखते हैं कि रिवर्स और नॉर्मल यानी कि एक्सटेंशन और कंप्रेशन ये दोनों लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है कि यहाँ पर जो पत्थर ऊपर होता है और यहाँ पर जो पत्थर नीचे होता है, जैसे यहाँ पे इनको अलग होना है, राइट? इनको क्या होना है, अलग होना है, दे हैव टू अपार्ट देमसेल्व्स, या आप कह सकते हो ब्रेकअप करना है एक दूसरे से, ठीक है? क्या करना है, ब्रेकअप करना है। बहुत सी लोगों की दुखती नस पे हाथ रख दिया, बट इट्स ओके, ठीक है? ब्रेकअप करना, अब एक को इधर जाना है और एक को इधर जाना ही होगा, रास्ते जहाँ पे अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये एक नॉर्मल कंडीशन यानी कि हमारा एक्सटेंशन है,
कंप्रेशन में क्या होता है, रिवर्स होता है। जब आपको लाइफ में कोई नया मिलता है और आप किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हो, राइट, कोई आपको अट्रैक्टिव लगता है, कोई आपको पसंद आ जाता है या आ जाती है, तो आप क्या करते हो कि आप उसके पीछे पीछे जाओगे या फिर आप उसके करीब आने की कोशिश करोगे। यही चीज यहाँ पे भी है कि यहाँ पर जब कोई मतलब दो लोग जब एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो वो क्या करेंगे कि वो पास में आएंगे, राइट, और यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा, राइट, यहाँ पे एक दूसरे के पास आएंगे। पास आने में भी क्या रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो आप कुछ भी करो, हर चीज में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, राइट। नेक्स्ट, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। द मोस्ट कॉमन वंस आर द टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स। सबसे ज्यादा कॉमन अर्थक्वेक्स और सबसे ज्यादा जो कॉमन भूकंप अगर आता है तो वो कौन सा कहलाता है, वो होता है हमारा टेक्टोनिक अर्थक्वेक कहलाया जाता है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन वंस आर द टेक्टोनिक अर्थक्वेक वंस। Although the earth looks like a pretty solid place from the surface and it's actually extremely active just below the surface. जैसे कि हमें पृथ्वी जो है, जब हम सरफेस के ऊपर देखें, जैसे हम जमीन देखते हैं तो हमें जमीन क्या ठोस नजर आती है ना, ठोस नजर आते हैं। ठीक उसी प्रकार जमीन के नीचे भी मेजरली क्या होता है कि सॉलिड पोर्शन हमें देखने को मिलेगा, सॉलिड रीजन ज्यादा होता है। यही चीज यहाँ पे इस पॉइंट में बताई गई है, that although the earth looks like a pretty solid place from the surface and it's actually extremely active just below the surface. The earth is made of 4 basic layers. अर्थ जो है वो 4 लेयर से बना हुआ है। वैसे तो हम 3 मानेंगे लेकिन यहाँ पे 4 दिया हुआ है। अ सॉलिड क्रस्ट, ठीक है, अ हॉट नियरली सॉलिड मैंटल, लिक्विड आउटर कोर एंड अ सॉलिड इनर कोर। तो कौन कौन सी वो एक्सक्यूज मी, सॉरी, तो कौन कौन सी वो 4 बेसिक लेयर हैं, कौन कौन सी? पहली है हमारी सॉलिड क्रस्ट। मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा जो अर्थ है वो 3 पार्ट में, यानी कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारा क्रस्ट, फिर आता है मैंटल और फिर आता है कोर, राइट। तो आपको हर एक पार्ट में अलग अलग मीडियम यानी कि अलग अलग स्टेट ऑफ मैटर देखने को मिलेगा। कुछ सॉलिड होंगे, कुछ लिक्विड होंगे और कुछ में बहुत सारी गैस भरी होंगी, ठीक। वो तो हम तब देखेंगे जब हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ फिलहाल आपको 4 लेयर के बारे में पता होना आवश्यक है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो द 4 बेसिक लेयर्स एंड दीज आर द वन। पहला है हमारा सॉलिड क्रस्ट। ऑफ कोर्स क्रस्ट यानी कि जो सबसे ऊपरी परत जो होती है इस जमीन के ठीक नीचे, जब हम जमीन खोदेंगे तो कौन सी लेयर होगी, वो क्रस्ट लेयर ही होगी। और वो कौन से स्टेट ऑफ मैटर में होगी, वो सॉलिड मैटर में ही होगी, ठीक है। तो पहला आता है हमारा पे सॉलिड क्रस्ट, फिर आता है हमारा हॉट नियरली सॉलिड मैंटल, राइट, फिर आएगा हमारा लिक्विड आउटर कोर एंड देन कम सॉलिड इनर कोर। अब कोर में भी हमें यहाँ पे 2 स्टेट्स ऑफ मैटर देखने को मिलते हैं। कौन सा? एक है हमारा लिक्विड और सॉलिड, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड। तो हमारा जो आउटर कोर है वो कौन से फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, और जो हमारा इनर कोर है वो कौन से फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट, ये रहा डायग्राम। डायग्राम से चीजें काफी आसानी तरीके से समझ में आती हैं। तो आप लोग जब अपने नोट्स बना रहे हो तो ये रफ डायग्राम भी अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको जैसे कि पहले बताया कि फर्स्ट कौन सी आती है, क्रस्ट, फिर आता है मैंटल और फिर आता है ये हमारा कोर, ठीक है। अब कोर जो है वो 2 उसमें डिवाइडेड है। कौन से? एक हो गया आउटर कोर और दूसरा हो गया हमारा इनर कोर, राइट, एंड दिस इज लिथोस्फेयर। वैसे तो ये 3 जो है वो इनके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आउटर कोर होता है वो कौन से स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, और जो हमारा इनर कोर होता है वो कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इस चीज का, इसको अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमारे पैसिफिक रिंग, लाइक पैसिफिक ओशन रिंग ऑफ फायर है ना, मिड ओशन रिज के बारे में जब हम पढ़ेंगे
ये वो एरिया है जहां पे सबसे ज्यादा जो है वो भूकंप आता है। कौन सा रीजन है ये? हमारा कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन है। ठीक है, अगर आप ध्यान दो तो ये जितने भी आपको यहाँ पे ये एरियाज नजर आ रहे हैं ना, all these areas they are very prone to earthquake, all these areas are prone to earthquake। ठीक है, और इसको रिंग ऑफ फायर भी बोला जाता है पैसिफिक ओशन को। ठीक, सबसे खतरनाक और सबसे ज्यादा हाईली मतलब यहाँ पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स हमें सबसे ज्यादा यहीं पर देखने को मिलते हैं, एंड ऑफ कोर्स द रीजंस अराउंड रिंग ऑफ फायर और अराउंड पैसिफिक ओशन, राइट। टेक्टोनिक प्लेट्स, जिसे हम लिथोस्फेरिक प्लेट के नाम से भी जानते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स का दूसरा क्या नाम है? दैट इज लिथोस्फेरिक प्लेट्स, राइट, आर कॉन्स्टेंटली शिफ्टिंग एज दे ड्रिफ्ट अराउंड ऑन द विस्कस और स्लोली फ्लोइंग मैंटल लेयर बिलो। ठीक, हमारा जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो किसके ऊपर फ्लोट कर रहा है? मैंटल के ऊपर फ्लोट कर रहा है। अब वहां पे इसको विस्कस इसलिए बोला गया है क्योंकि हमको नीचे मैग्मा भी मिलता है, जो जब वोल्केनो टॉपिक हम पढ़ेंगे और जब हम देखते हैं कि जब ज्वालामुखी फटता है ना तो लावा बाहर निकलता है, वो वही लावा होता है जो हमारे पृथ्वी के अंदर होता है। लेकिन जब वो पृथ्वी के अंदर होता है, यानी कि when that lava is inside the earth surface, then it is termed as magma, and as soon as it comes out of the earth surface, right, during that volcanic eruption, then it is known as lava। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग टर्म यूज होते हैं, लेकिन होता वो सेम वही विशस लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, यहाँ पे विशस का मतलब है कि मतलब लेस लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है, काफी गाढ़ा लिक्विड होता है वो। मैग्मा या फिर लावा, जो भी कहें आप लोग। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, दैट व्हेन दिस विशस सब्सटेंसेस इनसाइड द अर्थ सरफेस इट इज टर्म्ड एज अ मैग्मा, एंड एज सून एज इट कम्स आउटसाइड द अर्थ सरफेस ड्यूरिंग वोल्केनिक इरप्शन इट इज नोन एज लावा। ठीक है, तो यही जो हमारा टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं, ये किसके ऊपर फ्लोट कर रही होती है? इसी के ऊपर फ्लोट कर रही होती, राइट। और या फिर मैंटल एक लेयर है जो हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखी थी, प्रीवियस टू प्रीवियस स्लाइड्स में देखी थी, राइट। मैंटल लेयर के ऊपर क्या करते हैं कि ये फ्लोट कर रहे होते हैं, तो इसीलिए फ्लोटिंग की वजह से क्या होता है कि कॉन्स्टेंटली जो होते हैं वो शिफ्ट कर रहे होते हैं। अब आप जैसे पानी लो, आप बकेट लो और उसमें आप कोई भी चीज डाल दो, या फिर कोई ऐसी चीज डालना जिसकी डेंसिटी कम हो और वो फ्लोट करे, राइट, वो डूबे नहीं। आप कोई भी टॉय डाल दो, जैसे बच्चों के इतने सारे खेलने वाले टॉयज आते हैं, राइट, जब बच्चों को नहलाया जाता है तो उन्हें टॉयज दिया जाता है वहां पे, तो आप एक डक डाल के देख सकते हैं, डक टॉय, तो वो उस पर फ्लोट करती है। बट आप एक चीज गौर करिएगा कि आप कोई सा भी ऑब्जेक्ट डालेंगे ना जो फ्लोट करता होगा, वो अपने ही प्लेस पे स्टेडी नहीं रहेगा, वो यहाँ से वहां क्या करेगा? फ्लोट करता रहेगा, यानी कि वो शिफ्ट करता रहेगा। ठीक उसी प्रकार ये जो प्लेट्स होती हैं इनकी डेंसिटी कम होती है, इसीलिए ये फ्लोट करती हैं, राइट। ये फ्लोट करेंगी और जब ये फ्लोट करती है इसलिए कॉन्स्टेंटली क्या होता है कि अपनी जगह से शिफ्ट करती रहती है। ठीक, Now this non-stop movement causes stress on Earth's crust। अब लगातार जब ये मूव करती रहती हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? अर्थ क्रस्ट पे एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। क्या प्रोड्यूस होता है? स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एंड व्हेन द स्ट्रेसेस गेट टू लार्ज इट लीड्स टू क्रैक्स कॉल्ड फॉल्ट्स। हम इसे अपने जीवन के साथ भी जोड़ के देख सकते हैं, जैसे कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस जब हम नहीं झेल पाते तो हम क्रैक हो जाते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाता है, राइट। ब्रेक डाउन होता है तो क्या करोगे आप? रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, है ना, लाइक अपना दुख जाहिर करते हो, राइट। तो वही चीज है यहाँ पे कि जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है और जब स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कि वो हैंडल नहीं हो पाता है तो क्या होता है कि क्रैक्स पड़ने लगते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन होने लगता है। ठीक है, ब्रेक डाउन होने लगता है और फॉल्स के थ्रू ही एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है। क्रैक्स वही हमने जैसे ही पढ़ा था कि रॉक्स में जो हमें क्रैक्स देखने को मिलते हैं जिन्हें हम फॉल्ट जोन या फॉल्ट बोलते हैं, उसी के थ्रू क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है।
When tectonic plates move, it also cause movement at the faults, and thus the slipping of the land along the fault line along the convergent, divergent and transform boundaries cause earthquakes. ठीक है, अब यहाँ पे एक और अच्छी चीज हमें जानने को मिलती है। देखो पढ़ाई से कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है अपनी लाइफ में, राइट। जैसे कि अब यहाँ पे एनर्जी बाहर निकली, राइट। जब एनर्जी बाहर निकलती, जब आप ब्रेक डाउन करते हो और जब आपकी जो नेगेटिव एनर्जी हो गई या फिर कुछ हैवी एनर्जी हो गई जो आपसे नहीं टॉलरेट हो रही है, स्ट्रेस नहीं टॉलरेट हो रहा, और जब आपका ब्रेक डाउन होता है और जब आप कम बैक करते हो, तब आप एक नए अवतार में अपने आप को देखते हो। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पे चीज देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी जो होती है वो बाहर आ जाती है, राइट। एनर्जी बाहर आती है तो पूरी धरती हिल जाती है। ठीक उसी की वजह से क्या होता है कि अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है, अर्थक्वेक जनरेट होता है। यही यहाँ पे चीज हमारी लाइफ पे भी वही सेम चीज लागू होती है और यहाँ पे भी वही सेम चीज होती है कि that when tectonic plates move, it also causes movements at the faults. The slipping of the land along the fault lying along the convergent, divergent and transform. अब यहाँ पे convergent और divergent हम एक बार फिर से आपको बता दें कि हमने डायग्राम में ऑलरेडी करा हुआ था यहाँ पर, ठीक है। convergent divergent में convergent कब होता, देखिए divergent कब होता है, when someone wants to break up, है ना, जब उन्हें अलग होना पड़ता है, डाइवर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे से अलग हो रहे हैं कि भाई अब नहीं हो पाएगा, अब तो भाई निकलना है बस किसी तरह, ठीक है ना। बहुत झेल लिया इस बंदा बंदी को, क्या हटाओ हटाओ। तो वो जब डाइवर्ज होते हैं तब भी क्या लगती है, एनर्जी लगती है, राइट। डाइवर्ज हो रहे हैं, फिर उसके बाद आफ्टर ब्रेकअप व्हेन यू हील अप और व्हेन यू फाइंड समवन न्यू इन योर लाइफ, तो आप क्या करते हो, आप कन्वर्ज करते हो उस पर्सन के साथ, राइट। यानी कि आप पास आते हो, तो उसमें भी एनर्जी लगती है, ठीक है। पास आने में भी एफर्ट्स और एनर्जी दोनों लगती हैं, राइट। वहीं से ऐसे लिंक कर करके पढ़ोगे तो ही याद रहेगा, तो ही अच्छे से याद रहेगा, क्योंकि काफी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं हमारे यहाँ पे। तो से इसी वजह से लिंक उसी से करके बता रहे, क्योंकि हमारे यूथ का, बच्चों का उसी में सबसे ज्यादा मन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आपको कोई नया पसंद आ जाता है, जैसे वाइब मैच हो गई या कोई पसंद आ गया, आपको अच्छा लगने लगा, तो आप क्या करोगे कि आप उस पर्सन के साथ कन्वर्ज करोगे। तो वहां पे भी आप, यानी कि कन्वर्जेंस का मतलब होता है कि जब आप पास आ रहे होते हैं एक दूसरे के, राइट। तो वैसे ही जहाँ पे प्लेट्स जो होती हैं वो पास आ रही होती है, ठीक है। चलो, और ट्रांसफॉर्म में क्या होता है कि ट्रांसफॉर्म में एक होता है कि एक को इस साइड जाना और एक को इस साइड जाना है, ठीक है। वो हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री हो जाता है, राइट। चलो, तो ये जो तीन चीजें होती है ना, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज, तो उसकी वजह से क्या होता है कि फ्रिक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, not during the divergent phase, but of course during the transform and during the convergence phase में क्या होता है कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसी एनर्जी से क्या आता है, भूकंप पैदा होता है या अर्थक्वेक पैदा होता है, ठीक है। स्ट्रेस वाली बात जो हमने यहाँ पे आपको बताई थी ना, कि एक बार ब्रेक डाउन हो गया और एनर्जी बाहर रिलीज हो गई, फिर तो कम बैक होना तय है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बैक टू लेक्चर चलते हैं, ओके। यहाँ पे वही सेम चीज, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म, सेम चीज है, बस ये कि हम सेम डायग्राम है, यहाँ पे हम थोड़े से फ्रंटल व्यू में देख रहे हैं, वो हम थोड़े से अपवर्ड मूवमेंट में, अपवर्ड व्यू में देख रहे थे, ठीक है। कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट और फॉल्ट, ओके। ट्रांसफॉर्म, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया है ना, उतना बहुत है आपके लिए, और आई थिंक आप बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या करेंगे, इस चीज को समझ पाएंगे अच्छे से, राइट। नेक्स्ट, द पॉइंट वेयर द एनर्जी इज रिलीज्ड इज कॉल्ड फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक, alternatively it is called the hypocenter, and the energy waves traveling in different directions reach the surface. तो जब पॉइंट है ना, the point where the energy is released is called focus, यानी कि जिस पॉइंट से वेव्स उठती हैं, जिस पॉइंट से एनर्जी रिलीज होती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, या फिर हम इसको हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं, ठीक है। हम उसको फोकस या हाइपोसेंटर के नाम से जानते हैं। द एनर्जी वेव्स ट्रैवलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस रीच द सरफेस, और फिर वहां से होते हुए हमारी जो
एनर्जी है वो अलग अलग जगह पे ट्रैवल करती है। अब जैसे कि ये हो गया फोकस, यहाँ से क्या निकला, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई, और यहाँ से जब एनर्जी रिलीज हुई तो कभी यहाँ ट्रैवल कर रही है, कभी यहाँ ट्रैवल कर रही है, यहाँ ट्रैवल कर रही है, हर डायरेक्शन में क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। ये हमारा फोकस पॉइंट है, राइट, जहां से हमारी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई है, या फिर बर्थ ऑफ एनर्जी आप कह सकते हो, ठीक है, बर्थ ऑफ एनर्जी या फिर वेव्स, और फिर यहीं से पास होती है, ठीक है। The point on the surface nearest to the focus is called the epicenter. It is the first one to experience the waves and it is a point directly above the focus. ठीक है, वो पॉइंट जहां पे सबसे पहले एनर्जी जो है वो टच करती है किसको, अर्थ सरफेस को, उस जगह को क्या बोलते हैं, एपिक सेंटर बोलते हैं। जब कभी भी भूकंप आता है, जैसे दिल्ली में बहुत बार भूकंप आता है, राइट, हर मतलब आप कह सकते हो कि हर 3-4 महीने में एक झटका तो फील हो ही जाता है, राइट। तो ऐसा पूछा जाता है कि एपिक सेंटर कहाँ आया था, यानी कि सबसे पहले एनर्जी अर्थ सरफेस को कहाँ पे टकराई थी। तो जहां पे टकराती है हमारी एनर्जी, या फिर आप सीस्मिक वेव कह लो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एपिक सेंटर बोलते हैं। यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, जैसे कि ये फर्स्ट पॉइंट है जहां पे ये एनर्जी जो है वो ट्रैवल होके पहुंची है, कहाँ पे, अर्थ सरफेस पे, ठीक है। एंड ऑल्सो इट इज द नियरेस्ट पॉइंट। अब भाई जो पास की जगह होगी वहां पे हम पहले पहुंचेंगे, है ना। अगर कहीं हमें पिक्चर देखने जाना है तो हमारे घर के बगल में जो मॉल होगा हम वहां पे जल्दी पहुंचेंगे, या फिर हमारे घर से जो 4 किलोमीटर दूर मॉल होगा हम वहां पे पहुंचेंगे देखने के लिए मूवी। ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारे घर के पास में मॉल होगा या हमारे घर के पास जो थिएटर होगा हम वहां जल्दी पहुंचेंगे। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ से जो एनर्जी ट्रैवल करते हुए जो फर्स्ट यहाँ पे टच करेगी, इसी को हम क्या बोलेंगे, एपिक सेंटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यही पॉइंट आप पे समझाने की कोशिश की गई है। नेक्स्ट अब आता है हमारा वॉल्केनिक अर्थक्वेक। वॉल्केनिक अर्थक्वेक का मतलब है कि ज्वालामुखी जब फटता है तो कैसे फटता है, वो ऐसे ही फटता है ना कि जब एनर्जी रिलीज होती है तभी तो अंदर की चीज बाहर निकलती है ना, जब हैंडल नहीं हो पाती है, राइट, जब स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है एंड जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या फटते हो आप ज्वालामुखी की तरह। ठीक उसी तरह ज्वालामुखी यानी कि जो अंदर का जो लावा होता है, जो अंदर का जो मैग्मा होता है, जब बहुत ज्यादा एनर्जी क्रिएट हो जाती है तो फिर एनर्जी का बाहर निकलना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। चलिए, वॉल्केनिक अर्थक्वेक, a special class of tectonic earthquake is sometimes recognized as volcanic earthquake. However, these are confined to areas of active volcanoes. Okay, active हम जब volcanism कह लो आप, या फिर volcano का जब चैप्टर पढ़ेंगे, जब टॉपिक पढ़ेंगे, तो हम उसमें 3 टाइप के आपके होते हैं वॉल्केनोस, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट, राइट। अब एक्टिव वॉल्केनो का मतलब है कि वो वॉल्केनो जहां पे लगातार ज्वालामुखी जो है वो आते रहते, फ्रीक्वेंटली जो है ज्वालामुखी आते रहते, ज्वालामुखी फटते रहते, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉल्केनो के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे अर्थक्वेक सबसे ज्यादा हमें यहीं पे देखने को मिलता है जहां पे हमारे एक्टिव वॉल्केनोज है। ऑब्वियस सी बात है भाई, जहां पे एक्टिव वॉल्केनो है इसका मतलब है कि वहां पे नीचे सबसे ज्यादा जो है वो भूकंप आ रहे होंगे, इसीलिए तो क्या होता है, इसीलिए ज्वालामुखी फटता है, ठीक है। Earthquakes produced by stress changes in solid rock due to injection or withdrawal of magma, molten rock, are called volcano earthquake, right? वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, that earthquake produced by stress, है ना, जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है तो क्या प्रोड्यूस होता है हमारा, अर्थक्वेक, भूकंप। जैसे जीवन में भूकंप आता है, ठीक वैसे ही जमीन पे भूकंप आता है, ठीक। चेंजेस इन सॉलिड रॉक ड्यू टू इंजेक्शन और विड्रॉल ऑफ मैग्मा, जैसे ही आप देख सकते हो कि अंदर जो आपकी प्लेट्स होती हैं जो मैग्मा के ऊपर क्या कर रही होती है, फ्लोट कर रही होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो मैग्मा को हम मॉल्टन रॉक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है,
और जब हमारा जो ये स्ट्रेस होता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो एनर्जी रिलीज होती है, राइट, जो सॉलिड रॉक होता है उसमें जब मैग्मा के साथ मिक्स होगा तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो होगी क्या होगी, मिक्सअप हो जाएगी। आप कुछ कहेंगे कि रॉक्स पिघलते क्यों नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर नीचे जो होता है, टेम्परेचर और प्रेशर, आप जितना नीचे चलते चले जाओगे टेम्परेचर और प्रेशर जो होगा वो उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, राइट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब वो एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है और स्ट्रेस बढ़ जाता है तो वो ज्वालामुखी के फॉर्म में फटता है, जिसके साथ साथ अंदर का जो मैग्मा आता है ना वो भी बाहर आता है, और उसके साथ साथ जो चट्टाने होती हैं जिनको हम बेसाल्टिक रॉक के नाम से भी जानते हैं, राइट, वो भी जब बाहर उछल के बाहर आएंगे या फिर निकलते हैं बाहर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम वोल्केनो अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं, ठीक है। These earthquakes can cause land to subside and can produce large ground cracks, ठीक है। अब इस earthquake का क्या हमें consequences देखने को ये मिलता है, that these earthquake can cause land to subside, यानी कि जमीन जो है वो अपने ओरिजिनल जो उसकी पोजीशन होती है उससे खिसक जाती है, राइट। जब हम किसी भी चीज पे ताकत लगाते हैं या फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो अपनी प्लेस से क्या होती है कि वो चीज जो है वो खिसक जाती है, हट जाती है, ठीक है। सो दीज earthquakes can occur as rock is moving to fill in spaces where magma is no longer present। क्या होता है कि ये earthquake के कारण क्या होता है कि जब earthquake आता है तो ये जो रॉक होता है is moving to fill in the spaces। अब ज्वालामुखी में क्या होता है कि मैग्मा जो होता है वो बाहर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ लावा, तो नीचे जो अंदर जो जगह होती है वो खाली हो जाती है, तो उन खाली जगह को कौन फिल करता है, रॉक्स फिल करते हैं, और वो किसकी वजह से होता है, अर्थक्वेक की वजह से होता है, ठीक है। Volcano tectonic earthquakes don't indicate that the volcano will be erupting but can occur at any time। ओके, तो जब ऐसा होता है ना तो देखिए ज्वालामुखी फटने का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता और कोई ये पता नहीं लगा सकता कि कब ज्वालामुखी आने वाला है, लेकिन हमें ये अंदाजा हो जाता है कि हाँ कभी भी फट सकता है, कभी भी जो कभी भी लावा है वो निकल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, वोल्केनिक क्वेक, जैसे ये है हमारा मैग्मा, एनर्जी या फिर स्ट्रेस बहुत ज्यादा पड़ गया, बहुत ज्यादा हो गया, नहीं जल रहा है, क्या हो गया, बाहर निकल रहा है, ठीक है, ये निकल गया बाहर। ये यहाँ पे जब तक अंदर था तो ये मैग्मा के फॉर्म में था, बाहर निकलते ही लावा हो गया। अब ये जगह खाली हो गई तो अर्थक्वेक के कारण क्या होता है कि जो यहाँ पे रॉक्स होते हैं सॉलिड फॉर्म में वो आके क्या हो जाते हैं, यहाँ पे फिलअप हो जाते हैं, इसकी जगह ले लेते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, हमें इसकी वजह से क्रैक्स देखने को भी मिलते हैं, बहुत सारे क्रैक्स भी जनरेट हो जाते हैं। ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो तो एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक भूकंप था, लेकिन हम इंसान कूदे किसी भी चीज में उस चीज को खराब ना करे, ऐसा हो नहीं सकता, है ना। आदत है, फितरत है इंसान की चीजों को खराब करने की, अच्छी खासी चीजों को सत्यानाश करने की। तो ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक यानी कि ह्यूमंस की कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से क्या होता है कि अर्थक्वेक अकर होता है। जैसे कि माइनिंग देख सकते हो आप, माइनिंग कौन करता है भाई, माइनिंग तो इंसान ही करते हैं, तो क्या करेंगे, वो ड्रिलिंग करेंगे, एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स को, राइट, एक्सट्रैक्ट करते हैं मिनरल्स को, तो उसी प्रोसेस में क्या होता है कि अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है, राइट। कैसे हम यहाँ पे देखते हैं, नाउ इन द एरियाज ऑफ इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि माइनिंग एक्टिविटी में क्या होता है कि हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। समटाइम्स द रूफ्स ऑफ अंडरग्राउंड माइंस कोलैप्स, ठीक है। अब भाई आप किसी भी चीज को उसकी जड़ से उखाड़ रहे हो, है ना, तो क्या करोगे आप, जब उसको खोदोगे, आप जब चीजों को तोड़ना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे करके, तो वो पूरी चीज एक ना एक दिन कभी ना कभी कोलैप्स कर ही जाएगी, ठीक है। तो वह आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट एकदम खतरनाक ही लेक्चर है, हर चीज से आप इसको रिलेट कर सकते हो, आप चाहे पढ़ रहे हो उससे भी, और आपकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा हो या जो भी आपने मिस्टेक्स करी हो उससे भी हो रहा है कि आप कभी कभी क्या करोगे कि किसी भी चीज को ज्यादा अगर ट्रिगर करोगे तो एक पॉइंट के बाद क्या होगा कि वो चीज कोलैप्स कर जाएगी, राइट। ठीक वही चीज यहाँ पे मेंशन करी गई है कि
बहुत ज्यादा इंटेंस माइनिंग एक्टिविटी की वजह से क्या होता है कि हमें जैसे किसी गुफा के बारे में पता चला कि यहाँ पे ये मिनरल पाया जाता है, तो अब चुल मची कि लाओ उसको निकाले जाके, है ना, उस मिनरल को निकालते हैं चल के। तो वहां पे वो जाएंगे, उस मिनरल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है कि तो हाँ कोलैप्स कर जाएगी रूफ एंड ऑल, लेकिन अगर आप लगातार किसी को ट्रिगर कर रहे हो या फिर आप किसी प्लेस को, किसी जगह को बार बार खोद रहे हो, कहते हैं ना कि आप प्राकृतिक चीजों से छेड़खानी करोगे तो उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ता है, राइट। तो वही चीज है यहाँ पे कि जब बहुत ज्यादा इंटेंस माइनिंग हो जाती है ना, तो क्या होता है कि जो रूफ्स होती हैं वो क्या कर जाती हैं, अंडरग्राउंड माइंस की कोलैप्स कर जाती हैं, पत्थर जो गुफा है वो गिर जाती है। तो हमें बहुत सारे ऐसे न्यूज देखने को मिलती हैं कि माइंस में क्या हुआ कि बहुत सारे जो लेबर्स हैं वो दब के मर गए। वो उसका कारण ही यही होता है। और करो ट्रिगर कॉजिंग माइनर ट्रेमर्स एंड दीज आर कॉल्ड कोलैप्स अर्थक्वेक। ठीक है, माइनर ट्रेमर्स आप कह सकते हो, हल्के हल्के से झटके महसूस होते हैं, शेक होती है कोई भी चीज, तो इसको हम क्या और किस नाम से जानेंगे, इसको हम कोलैप्स अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। फिर आता है ग्राउंड शेकिंग में ऑल्सो अकर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेस। कभी कभी क्या होता है कि हम सबसे ज्यादा जो माइनिंग होती है ना, वो इंडिया में सबसे ज्यादा होती है हमारे छत्तीसगढ़, झारखंड, ऐसे सब एरियाज में सबसे ज्यादा माइनिंग होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि ड्रिलिंग इज नॉट सफिशिएंट टू एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स। हमें क्या करना पड़ता है, हमें और रास्ता आगे बनाना पड़ता है। खोद के तो नहीं बना सकते, क्योंकि इतना ज्यादा एडवांस हो गए हैं। तो क्या करते हैं कि हम ब्लास्ट करते हैं। कभी कभी गुफा में के अंदर रास्ता बनाने के लिए क्या खुदाई नहीं करनी होती, कभी कभी क्या करते हैं उसको ब्लास्ट भी करते हैं ताकि टाइम सेव हो सके, क्योंकि ऑफ कोर्स खुदाई में ज्यादा मेहनत लगती है, राइट। तो ग्राउंड शेकिंग में ऑल्सो अकर ड्यू टू एक्सप्लोजन। तो जब कभी भी एक्सप्लोजन होता है कोई भी केमिकल, सपोज वाइल माइनिंग, क्या होता है कि हमें नहीं पता है कि उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, लाइक हमें कोई भी नई चीज के बारे में पता लगे या कोई भी मिनरल हो, और उसके अंदर का जो केमिकल होता है वो जब एक्सप्लोड कर जाता है तब क्या होता है, एक्सप्लोजन अगर होता है, राइट, जब वो केमिकल फट जाता है, या फिर न्यूक्लियर डिवाइस। सो सच ट्रेमर्स आर कॉल्ड एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। तो जिसकी वजह से धरती हिलने लगे, क्यों, क्योंकि हमने हिलवाई है ना धरती अपने कर्म कांड से, उसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड शेकिंग अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। The earthquakes that occur in the areas of large reservoirs are referred to as reservoir induced earthquake। ठीक है, अब वहां पे जहाँ पे हमें रिजर्वॉयर देखने को मिलता है, ऐसी बहुत सी मिनरल्स हैं जो ना ही केवल गुफाओं में बल्कि पानी के अंदर भी हमें बहुत सारे मिनरल जो है वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वहां से भी कभी कभी क्या होता है कि उसको निकालने के चक्कर में वही सब कांड कर्म करते हैं लोग, लाइक द अर्थक्वेक दैट अकर इन द एरियाज ऑफ लार्ज रिजर्वॉयर आर रेफर्ड एज रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ऑफ कोर्स आप कभी कभी क्या करते हो कि पानी के अंदर से मिनरल्स निकालने के लिए भी आप खुदाई करोगे, या कभी कभी पानी के अंदर भी ब्लास्ट किया जाता है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जमीन हिलने लगती है पानी के अंदर की, तो उसको क्या बोलते हैं, रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं, रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ठीक, earthquakes based on the depth of focus। Okay, earthquakes can occur anywhere between the earth's surface and about 700 kilometers below the surface, right। कहीं भी अकर हो सकता है, कोई स्पेसिफिक रीजन, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है जहां पे भूकंप आए। तो यहाँ पे लिखा गया है कि earthquake can occur anywhere, कहीं भी आ सकता है। कहां से कहां तक, हमारे अर्थ सरफेस से लेकर 700 किलोमीटर की गहराई तक जो है कहीं पे भी भूकंप जो है वो आ सकता है। फॉर साइंटिफिक पर्पसेस दिस अर्थक्वेक डेप्थ रेंज ऑफ 0 to 700 किलोमीटर इज डिवाइडेड इनटू 3 जोन्स, शैलो, इंटरमीडिएट एंड डीप। ठीक है, अब बेसिकली क्या होता है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ को पढ़ने के लिए जो साइंटिस्ट के अंदर वो रहती है ना कि रिसर्च करना होता है कि कौन कौन से मिनरल्स है, भाई वो हमें, हम कोई भी चीज खोदेंगे, किसी चीज में घुसेंगे तभी तो हमें उस बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर डेप्थ के बारे में बताया गया है कि डेप्थ रेंज जो है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to 700 किलोमीटर्स, और इसी को 3 जोन में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से, एक हो गया हमारा शैलो, दूसरा होता है इंटरमीडिएट और तीसरा होता है हमारा डीप। ठीक है,
अब शैलो फोकस में क्या होता है, फोकस हमने पहले भी ये टर्म देखा है, फोकस का मतलब ये होता है कि वो पॉइंट या जहां से सीज्मिक वेव या फिर जहां से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है, ठीक है। चलो, shallow focus earthquakes are found within the earth's outer crustal layer। कहाँ पे? अर्थ के बाहरी लेयर में हमें देखने को मिलता है। while deep focus earthquakes occur within the deeper subduction zones of the earth। ये तो ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, कॉमन सेंस है कि जो शैलो फोकस अर्थक्वेक है वो अर्थ सरफेस के पास ही देखने को मिलेगा हमको, लेकिन जैसे जैसे हम नीचे चलते जाएंगे वहां पे हमें किस टाइप के अर्थक्वेक देखने को मिलेंगे, वो है हमारे डीप फोकस अर्थक्वेक, जैसे जैसे हम और ज्यादा गहराई में चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है। पहला था हमारा शैलो अर्थक्वेक, राइट। शैलो अर्थक्वेक में हम डेप्थ देखते हैं कि 0 to 70 किलोमीटर डीप, ठीक। इससे क्या बोलेंगे हम? शैलो अर्थक्वेक, शैलो फोकस अर्थक्वेक। शैलो फोकस अर्थक्वेक का मतलब है कि जो हमारे अर्थ सरफेस के पास, अब 0 to 70 किलोमीटर हमारे अर्थ सरफेस के पास ही हुआ, राइट, क्योंकि स्टार्ट हमारे ये सरफेस ही हो रहा है। इंटरमीडिएट अर्थक्वेक का डेप्थ रेंज है 70 to 300 किलोमीटर डीप, राइट। और जो डीप अर्थक्वेक है उनका डेप्थ रेंज क्या है? 300 to 700 किलोमीटर डीप, ठीक है। Now of the total energy released in the earthquakes, about 12 to 15% comes from the intermediate earthquake। अब हमारे यहाँ पे अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें जो रिलीज होती है कब? भूकंप के दौरान, तो देखा जाए कि 12 से 15% तो कहाँ से जनरेट होती है? इंटरमीडिएट अर्थक्वेक, यानी कि कहाँ से? 70 से 300 किलोमीटर की गहराई से जो है वो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। एंड अबाउट 3 to 5% फ्रॉम द डीपर अर्थक्वेक्स, और 3 से 5% कहाँ से? और भी और ज्यादा गहराई में चले जाएंगे तो कौन सा? डीपर फोकस अर्थक्वेक, ठीक है। एंड अबाउट 70 to 80% फ्रॉम द शैलो अर्थक्वेक, कहाँ से? जितना जो मेजॉरिटी ऑफ अर्थक्वेक है वो कहाँ आकर होते हैं? हमारे अर्थ सरफेस के पास, यानी कि शैलो फोकस अर्थक्वेक्स। अब यहाँ पे भी देखो, शैलो फोकस अर्थक्वेक रीजन पे इंसान रहेंगे, जहां इंसान रहेंगे वहां तबाही मचाएंगे, है ना। तो वहां पे तबाही मचाएंगे, इसलिए आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पे भूकंप की हम जो टोटल एनर्जी देखी जाए तो सबसे ज्यादा किसमें है? 70 to 85% शैलो फोकस अर्थक्वेक, यानी कि जहां पर इंसान रहते हैं। अब भाई सरफेस ऑफ अर्थ पे तो कौन रहेगा? हम ही रहते हैं। जानवर तो खराब करेंगे नहीं तो कौन खराब करेगा? इंसान खराब करेंगे। जहां इंसान रहे वहां तबाही मचनी तय है। तो वही चीज है कि यहाँ पर इनकी वजह से क्या होता है कि मेजॉरिटी जो आप देख सकते हो भूकंप तो कहाँ पे अगर होता है? हमारा शैलो फोकस रीजन पे या शैलो फोकस अर्थ पे, ठीक। A quake's destructive force depends not only on the energy released but also on location, distance from the epicenter and depth। तो यहाँ पर जो भूकंप के बाद जो भी डिस्ट्रक्शन होता है वो ना ही केवल उस डेप्थ पर डिपेंड करता है कि वो कितनी डेप्थ से आया है ना, बल्कि वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि लोकेशन कहाँ पे थी, है ना। लोकेशन पे, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि एपिक सेंटर से कितना डिस्टेंस था, ठीक है, फोकस का, राइट। और डेप्थ का, ऑफ कोर्स फोकस एंड एपिक सेंटर में हम डेप्थ ही देखेंगे, ठीक। On 24th August 2016, a 6.2 earthquake rocked centrally Italy, killing about 300 people, and even a bigger 6.8 hit Myanmar the same day, killing just few people। तो यहाँ पे डिफरेंस बताया जा रहा है कि वो सेम डेट है, ठीक, सेम ईयर है, लेकिन डिफरेंट मैग्नीट्यूड है यहाँ पे देखने को। एक जगह आया था 6.2 का और एक जगह आया था 6.8 का, ठीक है, ज्यादा फर्क नहीं है लेकिन है फर्क। अब जहां पर 6.2 का अर्थक्वेक आया था, कहाँ पे? इटली में, वहां पे करीबन 300 लोग मर गए थे, ठीक। लेकिन जहां पे म्यांमार में भी सेम डे 6.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हिट किया था, तो वहां पे केवल कुछ ही लोगों की मौत हुई थी, है ना। अच्छी बात नहीं है लेकिन तब भी सिर्फ कुछ ही लोगों की मौत हुई थी। So Italy's quake was very shallow, originating within 10 kilometers, है ना।
क्यों? क्योंकि वो जमीन के पास से एनर्जी उठी थी। जितना कम डिस्टेंस होगा फोकस और एपिक सेंटर के बीच में, उतना ही ज्यादा मैसिव डिस्ट्रक्टिव क्या होगा? अर्थक्वेक होगा। और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा फोकस और एपिक सेंटर से, उतना ही लेस डिस्ट्रक्टिव क्या होगा? अर्थक्वेक होगा। यही कारण है कि लगभग सेम मैग्नीट्यूड होने के बावजूद भी क्या था कि म्यांमार में केवल कुछ लोगों की डेथ हुई थी, लेकिन इटली में करीबन 300 लोगों की मृत्यु हो गई थी, जबकि सेम डे पे सेम मैग्नीट्यूड, लगभग सेम मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अकर हुआ था। ठीक है, रीजन इसका यही है, फोकस और एपिक सेंटर के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, राइट, दैट ओरिजिनेटिंग विद इन 10 किलोमीटर्स अंडरग्राउंड, and by contrast the quake in Myanmar was deeper 84 kilometers। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि चूंकि डिस्टेंस ज्यादा था फोकस और एपिसेंटर के बीच में, इसलिए डिस्ट्रक्शन कम था, लेकिन डिस्टेंस कम होने की वजह से क्या था? डिस्ट्रक्शन ज्यादा था। किस साइड? इटली में जो भूकंप आया था। ठीक, वैसे ये बात तो हो गई यहाँ पे इटली की। आपको पता है कि इंडिया में कितनी बार मैसिव वो आया है भूकंप? एक तो आया था गुजरात के भुज में 2001 में, आई थिंक 7.7 समथिंग मैग्नीट्यूड था, और एक आया था 1950 में आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट तो वैसे ही अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वो तो, ठीक है, क्योंकि वो बसी ही ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स के ऊपर बसा हुआ है नॉर्थ ईस्ट, इसलिए वहां पे आए दिन वहां पे अर्थक्वेक फील होते रहते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा मैसिव अर्थक्वेक आया था वो 2 बार आया था इंडिया में। एक था 1950 में आसाम में आया था, ठीक है, और दूसरा आया था आई थिंक उसका मैग्नीट्यूड जो आसाम में आया था वो 8 पॉइंट समथिंग था। बहुत ही मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था उस टाइम पे, और बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड था। ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड रेंज था 8 पॉइंट समथिंग, 8.1 और 8.2 था। और वही जो गुजरात में आया था, जो 2001 में आया था भुज में, उसका मैग्नीट्यूड था 7.7। ठीक, वदाती बेनियोफ जोन, डीप अर्थक्वेक्स that is 300 to 700 किलोमीटर are produced in this zone। अब जो सबसे गहराई में हमारे जो भूकंप आते हैं वो हमारे कौन से जोन में आते हैं? वो हमारे आते हैं वदाती बेनियोफ जोन में, राइट। अब ये वाला क्या है कि यहाँ पर जो ये डेप्थ दी गई है, ये डेप्थ है 300 से 700 किलोमीटर जो गहराई होती है हमारे अर्थ सरफेस की। ये यहाँ पे इंटीरियर ऑफ अर्थ सरफेस की बात की जा रही है कि जितनी ज्यादा गहराई में जो भूकंप आते हैं, जो अर्थक्वेक प्रोड्यूस होते हैं, जो एनर्जी वेव्स या जो सीस्मिक वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, वही जो एरिया है वो है हमारा वदाती बेनियोफ जोन, राइट। इट इज अ जोन ऑफ सबडक्शन। यहाँ पे सबडक्शन वर्ड का यूज क्यों हुआ है ये हम आगे जाके समझेंगे, क्योंकि एक क्या होता है कि जो ओशनिक प्लेट होती है वो सबडच करती है यहाँ पे किसके? कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, राइट। जो ओशनिक प्लेट होती है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो डाउन गोइंग होती है, ठीक है, किसके? कॉन्टिनेंटल प्लेट के, along which earthquake are common and which are produced by the interaction of downgoing oceanic crustal plate against a continental plate। अब जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट्स का इंटरैक्शन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो ओशनिक क्रिस्टल प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है किसके? कॉन्टिनेंटल प्लेट के, राइट। इसी क्योंकि जो डेंसिटी होती है इस प्लेट की वो ज्यादा होती है। ये तो हमें पता ही है कि जिस भी प्लेट की जो डेंसिटी होगी ज्यादा होगी वो क्या करेगी? वो सबडक्ट करेगी किसके अगेंस्ट? जो भी हमारी हैवी डेंसिटी, जो हमारी लाइट डेंसिटी होगी जिस भी प्लेट की, वो ऊपर रहेगी। तो याद रखिएगा कि जो ओशनिक प्लेट रहती है उसकी जो डेंसिटी रहती है वो ज्यादा होती है, इसीलिए वो नीचे सबसाइड करती है जब कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट जो है वो जब इंटरैक्ट करते हैं, राइट। हमें आगे डायग्राम में देखेंगे। अभी के लिए आप अपने नोट्स में जो है वो केवल इतना मेंशन करेगा कि ये जो जोन है ये कहाँ पे अकर होता है? ये होता है जहाँ पे डेप्थ होती है हमारी 300 से 700 किलोमीटर। अब इतनी गहराई कहाँ में होगी? हमें समुद्र में ही देखने को मिलेगी, राइट।
इसके अलावा आप अपने नोट्स में ये मेंशन करेंगे दैट इट इज अ जोन ऑफ सबडक्शन। सबडक्शन जोन इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा अर्थ जो है वो अर्थक्वेक जो है वो कॉमन है, यहाँ पे लगातार आते रहते हैं। उसका कारण ही यही है कि यहाँ पे जो दो हमारी प्लेट्स हैं, एक हो गई हमारी ओशनिक प्लेट्स और एक हो गई हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। ये जब इंटरैक्ट करती हैं तो उसमें से जो ओशनिक जो हमारी ओशनिक क्रिस्टल प्लेट होती है वो नीचे सबडक्ट कर जाती है किसके, कॉन्टिनेंटल प्लेट के। तो यहाँ पर एक और चीज हमें समझ में आती है कि जो ओशनिक क्रिस्टल प्लेट होती है या फिर आप कह सकते हो कि जो ओशनिक प्लेट होती है उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट। नेक्स्ट, सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक अकर्स अलोंग द जोन। अब यहाँ पर ये जो जोन है यहाँ पर सबसे ज्यादा अर्थक्वेक तो आता ही आता है, उसके अलावा भी यहाँ पे सबसे ज्यादा पावरफुल अर्थक्वेक आता है। यानी कि यहाँ पर अगर पावरफुल अर्थक्वेक के बारे में बात की जा रही है मतलब यहाँ का जो मैग्नीट्यूड अगर हम रिकॉर्ड करें कभी तो वो बहुत ही ज्यादा होगा, यानी कि डिस्ट्रक्टिव कह सकते हो आप, राइट। चीजें जो है वो तहस नहस कर दें, उसी को कहते हैं हमारा डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक। Now these earthquakes can be produced by slip along the subduction thrust fault or by slip-on faults within the downgoing plate as the plate is pulled into the mantle, right? हमें इससे पहले भी जो हमने स्लाइड्स पढ़ाई हैं उसमें हमने आपको बताया है कि मैंटल जो हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ है उसमें 3 लेयर होती हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर। जो ऊपरी लेयर होती है वो सबसे होती है हमारी क्रस्ट, यानी कि जो अर्थ सरफेस होती है। अगर आप खोदोगे इसको, ठीक है, अर्थ सरफेस को, तो वहां पे जो लेयर होगी इसके नीचे वाली वो हमारी क्रस्ट होगी। फिर आप उतना जितना आप नीचे चलते जाओगे फिर आएगा हमारा मैंटल एरिया और मैंटल एरिया के बाद आता है हमारा कोर, राइट। और हर हमारे लेयर में जो स्टेट ऑफ मैटर है या फिर जो मीडियम आप देखोगे वो अलग अलग होता है। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों स्टेट ऑफ मैटर या मीडियम आप कह सकते हो हमें अपने इंटीरियर ऑफ अर्थ में देखने को मिलते हैं, राइट। यहाँ पर मैंटल में चूंकि आपको लिक्विड फॉर्म में भी चीजें दिखेंगी जिसे हम कहते हैं मैग्मा। और मैग्मा क्या होता है, विशस होता है। विशस का मतलब होता है, विशस लिक्विड आप कह सकते हो। विशस लिक्विड का मतलब होता है विच इज लेस लिक्विड। अब लेस लिक्विड का मतलब है कि या ऐसा आप कह सकते हो मटेरियल जो गाढ़ा होता है, राइट, जिसकी थिकनेस बहुत ज्यादा है लिक्विड की, वो है हमारा मैग्मा। और जैसे ही वोल्केनो अकर होता है, वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो क्या होता है कि वो जो मैग्मा होता है वो प्रेशर से फट के बाहर आ जाता है एंड एज सून एज इट कम्स आउट ऑफ द वोल्केनो इट इज नोन एज लावा, राइट। Over here, these earthquakes can be produced by slip along the subduction। जब हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट जब इंटरैक्ट करती है तब यहाँ पर फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो ओशनिक प्लेट होती है, जो हमारी ओशनिक प्लेट होगी उसकी जो डेंसिटी होगी वो ज्यादा है, ठीक, जो डेंसिटी है वो ज्यादा है, जिसके कारण क्या होगा कि जब यहाँ पे दो प्लेट्स इंटरैक्ट करेंगी तो जो जिसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है वो क्या करेगा, नीचे सबसाइड करेगा, यानी कि नीचे की तरफ खिसक जाएगा। तो ये हमारी ओशनिक प्लेट हो गई और ये हो गई हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक। याद रखिएगा कि इसकी जो डेंसिटी होती है वो कम होती है, इसीलिए ये ऊपर की तरफ जाती है और जो ओशनिक प्लेट होती है वो नीचे की तरफ सबसाइड करती है, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बता रहे हैं। एक होगी हमारी ओशनिक लिथोस्फेयर, डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे ओशनिक लिथोस्फेयर का मतलब ओशनिक प्लेट ही है, राइट। और यहाँ पे आता है कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर। आप देख सकते हो कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर या फिर आप कह सकते हो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाती है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे ऊपर है और ये जो हमारी ओशनिक प्लेट है ये नीचे की तरह सी लेवल है, तो ये नीचे की तरह क्या करेगी, सबसाइड कर जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि इंटरैक्शन होगा, फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, फ्रिक्शन होगा तो उसके कारण क्या होगा कि एनर्जी प्रोड्यूस होगी
और जो हमारी अर्थ सरफेस है या फिर वो जो रीजन है वो क्या करेगा, ट्रेम्बल करेगा, शेक करेगा बिकॉज ऑफ द सीज्मिक वेव। तो इस जोन को क्या बोलेंगे, बेनियोफ जोन के नाम से जाना जाता है। डेप्थ यहाँ पे कितनी होती है, एक बार फिर से हम यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं कि डेप्थ यहाँ पे होती है 300 से 700 किलोमीटर। ठीक, ये हमारी डेप्थ है। और यहाँ पे जो अर्थक्वेक आते हैं या जो अर्थक्वेक अकर होते हैं वो काफी ज्यादा कॉमन और तो और क्या होते हैं, पावरफुल भी होते हैं। ठीक, ये सारे जो फीचर्स हैं या फिर ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप अपने नोट्स में मेंशन जरूर करिएगा। नेक्स्ट, एक और डायग्राम के थ्रू यहाँ पे चीजें समझाने की कोशिश की गई है। जैसे कि हमारे यहाँ पे सबडक्टिंग ओशनिक लिथोस्फीयर है, अब ये सबसाइड कर जाती है नीचे। ये जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर है यानी कि हमारी जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ठीक है, ये हो गया हमारा वोल्केनिक आर्क, यानी कि जब यहाँ से ये ऐश क्लाउड्स कहा जाएगा इनको, ऐश क्लाउड्स, राइट। जब कभी भी वोल्केनिक इरप्शन होता है तो कौन कौन सी चीजें निकलती हैं, एक हो गया हमारा ऐश, दूसरा होता है हमारा वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। ये सारी जो गैसेस हैं, जो एनर्जी है, जो हीट है, वो क्या होगी, इरप्ट होगी, राइट, दैट विल ऑल्सो कम आउट। यहाँ पे आपको ऑफ कोर्स जहाँ पे द रीजन जहाँ पे ये दोनों इंटरैक्ट करेंगे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, अर्थ सरफेस जो है वो ट्रेम्बल करेगी और क्या प्रोड्यूस होगा, हमारा अर्थक्वेक प्रोड्यूस होगा। और इस जोन को या फिर इस रीजन को हम वदाती-बेनियोफ जोन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ पे फोकस का यहाँ पे मतलब है कि शैलो फोकस, इंटरमीडिएट फोकस एंड डीप फोकस यहाँ पे दिया हुआ है। फोकस ये वो पॉइंट होता है जहां से हमारी एनर्जी जो है वो टेक प्लेस करती है या फिर वो बर्थ प्लेस है ऑफ सीज्मिक वेव्स और ऑफ द एनर्जी, और वो एनर्जी जो है वो ट्रैवल करती है इन ऑल द डायरेक्शंस, और ट्रैवल करके वो जस्ट बी द फर्स्ट प्लेस जहां पे वो अर्थ सरफेस को टच करती है उसको हम एपिक सेंटर के नाम से जानते हैं। एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि फोकस और एपिक सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस जितना ज्यादा कम होगा, इसका मतलब है कि जहां पे डिस्टेंस कम होगा वहीं पे हमारा फर्स्ट एपिक सेंटर पड़ेगा। जहां पे डिस्टेंस कम होगा तो तभी वो अर्थ सरफेस को उसी पॉइंट पे सबसे पहले छुएगी, राइट, क्योंकि उसको डिस्टेंस कम कवर करना है, तो वो हमारा पॉइंट हो जाएगा एपिक सेंटर। एक ही पॉइंट यहाँ पे याद रखिएगा, ये सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए था कि यहाँ पे डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है फोकस एंड एपिक सेंटर। जितना ज्यादा कम एपिक सेंटर रहेगा उतनी तेजी, जितना ज्यादा कम डिस्टेंस रहेगा उतनी तेजी से जो एनर्जी है वो अर्थ सरफेस को रीच करेगी। ठीक है, लेकिन उससे ये नहीं मतलब साबित हो जाता है कि वो ज्यादा हार्मफुल अर्थक्वेक है। हो सकता हो कि माइनस से ट्रेम्बल हो, माइनस से शेकिंग होती है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हल्के से झटके लगते हैं जब अर्थक्वेक आता है, क्योंकि बहुत माइनर से ही एनर्जी जो होती है वो रिलीज होती है, राइट। जो हमारा अर्थक्वेक होता है बहुत ही सिवियर अगर कंडीशन हो, आप कह सकते हो बहुत सिवियर कंडीशंस होती है कभी कभी जो अर्थक्वेक, आप कह सकते हो बहुत ही हाई मैग्नीट्यूड जब होता है हमारा, जब अर्थक्वेक अकर होता है तो वो बहुत सी वो चीजों पे, लोकेशन पे डिपेंड करता है, राइट। वो लोकेशन पे भी डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप की प्लेट्स के ऊपर लोकेटेड है एरिया। ठीक, नेक्स्ट अब आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। Earthquakes can strike any location at any time. किसी भी लोकेशन में अर्थक्वेक जो है वो आ सकता है। अब जैसे हम ले ले साउथ इंडिया, ऐसा नहीं है कि वहां अर्थक्वेक आ नहीं सकता, आ सकता है, लेकिन वो रीजन जो होता है वो कम प्रोन होता है अर्थक्वेक के लिए, क्योंकि उसकी लोकेशन ऐसी है, राइट। उसकी लोकेशन ऐसी है कि जो हमारा साउथ इंडिया है वो प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर लोकेटेड नहीं है। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पे आए दिन भूकंप आते रहते हैं, बहुत ही like prone area है for the earthquake because it is located above the plate tectonics, right? वो टेक्टोनिक्स के ऊपर, प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर लोकेटेड है। और प्लेट टेक्टोनिक्स हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी चट्टाने जो हैं जो धरती के नीचे होती हैं, जो रॉक्स होते हैं, जो प्लेट्स होती हैं, जब वो इंटरैक्ट करेंगी, जब वो कन्वर्ज करेंगी, जब वो डाइवर्ज करेंगी, तो क्या होगा कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा। और फ्रिक्शन जब जब प्रोड्यूस होता है तो उसके कारण क्या होगा, प्रोड्यूस एनर्जी होगी, या फिर आप उसको सीज्मिक वेव के नाम से भी बोल सकते हैं। तो अर्थक्वेक कैन स्ट्राइक एनी लोकेशन एट एनी टाइम, तो किसी भी समय किसी भी लोकेशन जो है वो भूकंप हमारा आ सकता है। बट हिस्ट्री शोज दैट दे अकर इन द सेम जनरल पैटर्न्स ईयर आफ्टर ईयर,
प्रिंसिपली इन 3 लार्ज जोन्स ऑफ द अर्थ। लेकिन हिस्ट्री में अगर हम देखें तो बार बार एक ही जगह, जहां पे आप गौर करो कि जो प्लेट टेक्टोनिक्स के ऊपर जो हमारे रीजन्स लोकेटेड होते हैं, वहां पर ज्यादातर जो है भूकंप हमें देखने को मिलते हैं। वो भी अलग अलग जोन में हम उन्हें कैटेगराइज करते हैं। पहले तो 5 जोन थे, लेकिन अब 4 जोन में अर्थक्वेक को जो है वो कैटेगराइज किया गया है, राइट। The world's greatest earthquake belt, the Circum-Pacific Seismic Belt, is found along the rim of the Pacific Ocean, where about 81% of our planet's largest earthquake occurs. सबसे ज्यादा कहाँ पे अकर होता है? पैसिफिक, Circum-Pacific Seismic Belt। ये पैसिफिक ओशन का वो एरिया है जिसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। ऐसा एरिया है जहां पर आपके अर्थ का 81% जो अर्थक्वेक है वो अकर होता है। यानी कि पैसिफिक ओशन के आसपास के जितने भी रीजन है वहां पर हमको अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा न्यूज जो है वो वहीं से आती है अर्थक्वेक के बारे में, हमारे भूकंप के बारे में। ठीक, लोकेशन पर फोकस करना है, यहाँ पे लोकेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा था वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक बेल्ट, कौन सा है हमारा? सर्कम पैसिफिक सीज्मिक बेल्ट इज फाउंड अलोंग द रिम ऑफ द पैसिफिक ओशन वेयर अबाउट 81% ऑफ आवर प्लैनेट्स लार्जेस्ट अर्थक्वेक्स अकर, जिसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जानते हैं। ठीक, उस रीजन को हम रिंग ऑफ फायर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, it has earned the nickname ring of fire, as I told you all before, right? The belt exists along boundaries of tectonic plates, where plates of mostly oceanic crust are sinking, right? जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमारी जो ओशनिक प्लेट्स होती है उसकी जो डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे जो ओशनिक प्लेट्स होती है या फिर आप ओशनिक क्रस्ट कह सकते हो, ओशनिक लिथोस्फेयर भी बोल सकते हैं, वो क्या करेगी? वो प्लेट सबसाइड करेगी, राइट? सिंक करेगी या फिर सबडक्टिंग प्लेट यानी कि नीचे की तरफ डूबेगी बीनीथ अनदर प्लेट। और वो अनदर प्लेट कौन सी होती है? वो होती है हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट या कॉन्टिनेंटल लिथोस्फेयर। इन तीनों में से आप कोई भी नाम दे सकते हैं। Earthquakes in these subduction zones are caused by slip between plates and rupture within plates। जब भी इंटरैक्ट करेंगी तो स्लिप करेगी, ऑफ कोर्स। ओवर स्लिप का मतलब है कि ये जो दो हमारी प्लेट्स हैं, राइट, जब ये इंटरैक्ट करेंगी, एक हो गई हमारी ओशनिक और दूसरी हो गई हमारी कॉन्टिनेंटल, राइट, दूसरी हमारी कॉन्टिनेंटल। तो ये जो है ये नीचे की तरफ स्लिप कर जाएगी, राइट, ये नीचे की तरफ क्या करेगी? सबसाइड करेगी या फिर सिंक करेगी, स्लिप करेगी, कोई सा भी टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, किसके नीचे? कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे। रीजन क्या है? डेंसिटी ज्यादा है। एक्सक्यूज और यहां पर जो डेंसिटी इस प्लेट की वो कम है। द एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट, जिसे हम मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के नाम से भी जानते हैं, एक्सटेंड्स फ्रॉम जावा टू सुमात्रा थ्रू द हिमालयस, द मेडिटेरियन एंड आउट इनटू द एटलांटिक। अब यहाँ पे आपको प्लेसेस के नाम बताए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका काम ज्यादा आता है, वो है हमारे लोकेशन का ध्यान रखना, राइट। यहाँ पे लोकेशन का ध्यान रखना। जैसे सबसे ज्यादा इंडोनेशिया में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बोला कि लोकेशन पे डिपेंड करता है कि कितना सिवियर अर्थक्वेक होगा और कितना ज्यादा वहां पे अर्थक्वेक जो है वो अकर करेगा। तो दो एल्पाइड अर्थक्वेक बेल्ट, जिसे हम मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के नाम से भी जानते हैं, एक्सटेंड्स फ्रॉम जावा। कहां से शुरू होता है? जावा से शुरू होता है, इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया में ये, ठीक है, टू सुमात्रा थ्रू हिमालयस, the Mediterranean and out into the Atlantic Ocean. Atlantic Ocean. This belt accounts for about 17% of the world's largest earthquake, including some of the most destructive.
तो यहाँ पे याद रखेंगे कि पैसिफिक ओशन में, जैसे हम रिंग ऑफ फायर के नाम से इस रीजन को जानते हैं, वहां पे 81% के जो अर्थक्वेक है आपके वर्ल्ड के, या फिर आप कह सकते हो हमारे इस पृथ्वी के जो अर्थक्वेक है, 81% अर्थक्वेक कहाँ पे अगर होते हैं? रिंग ऑफ फायर या फिर आप कह सकते हो पैसिफिक ओशन में। और जो 17% का जो हमारा अर्थक्वेक अकर होता है वो इस रीजन में अकर होता है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, राइट। The third prominent belt follows the submerged mid-Atlantic ridge, and the ridge marks where two tectonic plates are spreading apart, यानी कि divergent plate boundary, राइट। हमने जब यहाँ पे टाइप्स ऑफ आपके अर्थक्वेक मतलब पढ़े थे, जहां पे आपकी जो कन्वर्जेंट हो गया, डाइवर्जेंट हो गया और ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, तीन बाउंड्री के बारे में पढ़ा था, और मैंने उसका जो एग्जाम्पल है वो आपके ब्रेकअप के साथ रिलेट करके दिया था, दैट इफ 2% doesn't want to live together then what they will do, they will diverge, यानी कि they will move apart, right। और जब ब्रेकअप हो जाता है तो उसमें भी, ब्रेकअप करने में भी क्या लगती है? एनर्जी लगती है, राइट। एनर्जी लगेगी लेकिन वो नेगेटिव एनर्जी होती है, बट दैट इज, वो हम उस चीज को साइड कर देते हैं। यहाँ पे डाइवर्जेंट का केवल इतना मतलब है कि जो दो प्लेट्स होती हैं वो क्या करेंगी कि एक दूसरे से अलग होंगी, यानी कि जो दो इंसान है जो एक दूसरे को पसंद करते थे, ठीक है, लेकिन अब साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो क्या करेंगे कि दे विल मूव अपार्ट, दे विल डाइवर्ज फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पे डाइवर्जेंट हो गया, और डाइवर्ज जब कभी भी डाइवर्जेंट बाउंड्री या फिर आप कह सकते हो कि डाइवर्जेंट प्लेट टेक्टोनिक अकर होता है, तो हमारे पास एक ब्लॉक माउंटेन जो है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है कि आफ्टर ब्रेकअप या आफ्टर गिविंग सम टाइम टू योरसेल्फ, आपको जब कोई दूसरा व्यक्ति जो है वो पसंद आता है, राइट, तब आप क्या करते हो कि आप उसके पास जो है वो जाने की कोशिश करोगे, या फिर आप उसके साथ नजदीकियां बढ़ाओगे, यानी कि आप दोनों जो है अगर पसंद करते हैं, दोनों की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है, देन दे विल व्हाट, दे विल कन्वर्ज, राइट। तो यहाँ पे कन्वर्ज होगा, और कन्वर्ज जब होगा तो हमारे कौन से टाइप के माउंटेन्स बिल्ड होते हैं? तब हमारे फोल्ड माउंटेन्स जो है वो बिल्ड होते हैं। दूसरा आता है हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। अब ट्रांसफॉर्म बाउंड्री का यहाँ पे ये हम एग्जाम्पल लेते हैं कि दो लोग रिलेशनशिप में हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं कि जो थॉट्स हैं, जो विचार हैं, वो मेल नहीं खा रहे, राइट, लाइक पसंद नापसंद ये मेल नहीं खा रही, तो वो क्या करेंगे कि ट्रांसफॉर्म करेंगे, एक इस साइड जाएगा और एक इस साइड जाएगा, राइट। यानी कि दोनों की जो मेंटालिटी है, जो थिंकिंग है, लाइक अनलाइक जो भी आप कह सकते हो, वो क्या करेंगी कि कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो क्या करेगा, एक बाउंड्री इस तरफ जाएगा और एक बाउंड्री इस तरफ जाएगा, ठीक है, वो हमारी होगी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो हमारी तीन टाइप की बाउंड्री होती है, और यहाँ पर जो थर्ड हमारा प्रोमिनेंट बेल्ट अकर होता है, जहां पे जो हमारी थर्ड प्रोमिनेंट बेल्ट है जहां पे अर्थक्वेक अकर होता है, वो कौन सा है? दैट इज मिड एटलांटिक रिज। और जो सेकंड है वो है हमारा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, और जो फर्स्ट है वो हमारा सरकम पैसिफिक बेल्ट है, राइट। जो हमारा मिड एटलांटिक रिज है, यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पे जो केस है ये अलग होता है, यहाँ पे कन्वर्ज नहीं करेंगी, ना यहाँ पे सबडक्ट करेंगी, यहाँ पे डाइवर्ज करेंगी प्लेट्स, राइट। उसी की वजह से क्या होगा कि अर्थक्वेक अकर होता है। मोस्ट ऑफ द मिड एटलांटिक रिज इज डीप अंडर वाटर एंड फार फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट, राइट। अब एटलांटिक ओशन में अकर हो रहा है अर्थक्वेक, ऑफ कोर्स ह्यूमन रीच से अलग है, यानी कि ह्यूमन रीच से दूर है, राइट, इसीलिए ये ह्यूमंस पे इफेक्ट नहीं डालता उतना। आगे ये रहा हमारा रिंग ऑफ फायर मैप के थ्रू, ठीक है, दिस इज योर पैसिफिक ओशन। अब आप देख सकते हो कि पैसिफिक ओशन यहाँ पर हमारा हवाई आइलैंड है, और जैसा कि हमें पता है कि हवाई आइलैंड में बहुत ही ज्यादा क्या अकर होते हैं? अर्थक्वेक अगर होते हैं, भूकंप अगर होते हैं। वो रीजन यही है कि रिंग ऑफ फायर के पास जो है वो लोकेटेड है, ठीक है। और इसके आसपास आप देख सकते हो कि जितने भी हमारे लोकेशंस हैं यहाँ पे भी सबसे ज्यादा क्या है, यहाँ पर अर्थक्वेक जो है वो अकर होता है, ठीक है। उसका रीजन सिर्फ इसका लोकेशन है। नेक्स्ट, मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। अब यहाँ पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लिया कि कहाँ कहाँ पे अर्थक्वेक अकर होता है, ठीक है।
अब हम यहाँ देखते हैं कि हमें पता कैसे लगता है कि अर्थक्वेक कहाँ आया या कितने मैग्नीट्यूड का था, राइट। तो ये हमें पता कैसे चलता है, वो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम उसको मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। द एनर्जी फ्रॉम an earthquake travels through earth in vibrations called seismic waves, right। जो एनर्जी ट्रैवल करती है, जो वेव्स ट्रैवल करती हैं, या फिर जो वाइब्रेशंस ट्रैवल करते हैं हमारे अर्थ के बीनीथ, वो कौन से हैं, वो है हमारे सीज्मिक वेव्स। उन्हें क्या बोलते हैं हम, सीज्मिक वेव्स के नाम से जानते हैं। साइंटिस्ट कैन मेजर दीज सीज्मिक वेव्स ऑन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सीज्मोमीटर, यानी कि ये उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिससे हमें अर्थक्वेक के बारे में पता लगता है। जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो मेजर करते हैं इस सीज्मिक वेव्स को, और इसी सीज्मिक वेव्स के थ्रू हमें अर्थक्वेक का पता लगता है, और उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे सीज्मोमीटर। अ सीज्मोमीटर डिटेक्ट्स सीज्मिक वेव्स बिलो द इंस्ट्रूमेंट एंड रिकॉर्ड्स देम एज अ सीरीज ऑफ जिगजैग। तो किस फॉर्म में रिकॉर्ड होती है, यहाँ पे जिगजैग के फॉर्म में रिकॉर्ड होती हैं ये सीज्मिक वेव्स, राइट। नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट आपके नॉलेज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मतलब जान लो, जानने में कोई हानि नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज ये है कि सीज्मिक वेव्स एग्जैक्टली क्या होते हैं, यानी कि वो एनर्जी जो हमारे अर्थ सरफेस से ट्रैवल करती है, राइट, बीनीथ योर अर्थ सरफेस, इनसाइड योर अर्थ, या फिर इंटीरियर ऑफ अर्थ बोल सकते हैं यहाँ पे। द एनर्जी फ्रॉम एन अर्थक्वेक ट्रैवल्स थ्रू अर्थ इन वाइब्रेशन, उसको हम बोलेंगे सीज्मिक वेव, और जो इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा है हमारा, सीज्मोमीटर। नेक्स्ट, साइंटिस्ट कैन डिटरमाइन द टाइम, लोकेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक। अब साइंटिस्ट जो है वो क्या, किस चीज का अंदाजा है, पता लगा सकते हैं कि किस वक्त जो है भूकंप आ सकता है, कहां पर आ सकता है, और उसकी इंटेंसिटी यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, राइट। ये सारी चीजें जो है वो साइंटिस्ट पता लगा सकते हैं फ्रॉम द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड बाय अ सीज्मोमीटर। This record also provides information about the rocks and seismic waves traveled through. अब जब एनर्जी ट्रैवल हो रही है तो वो अकेले तो ट्रैवल होगी नहीं, तो अपने साथ साथ वो रॉक्स को भी लेके आती है, जो आप कह सकते हो कभी कभी वोल्केनिक इरप्शंस में जो रॉक्स होते हैं इनसाइड अर्थ, वो भी आके बाहर जो है वो इरप्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये इसी रॉक्स के थ्रू, या आप कह सकते हो हमें मीडियम का भी पता लगता है कि कौन से लेयर में कौन सा मीडियम एग्जिस्ट करता है, कि क्रस्ट सॉलिड है, मैंटल लिक्विड, कोर अगेन इट इज सॉलिड एंड लिक्विड बोथ, क्योंकि जो कोर है वो दो में डिवाइडेड है, दैट इज इनर कोर एंड आउटर कोर, राइट। जब हम इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब हम उन चीजों को डिटेल में एनालाइज करेंगे, तो यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है आप सबको। The earthquake events are scaled either according to the magnitude or intensity of the shock. तो यहाँ पर earthquake जो है वो किस बेसिस पे मेजर किया जाता है, दो पे। पहला है हमारा मैग्नीट्यूड कितना होगा, दूसरा होता क्या हमारा इंटेंसिटी कितनी होगी, ठीक है। द मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज रिचर स्केल। तो जिससे हम मैग्नीट्यूड मेजर करते हैं अर्थक्वेक का, उसको हम रिचर स्केल के नाम से जानते हैं। The magnitude relates to the energy released during the earthquake. अब basically magnitude यहाँ पे मतलब है it relates to the energy released during the quake, यानी कि जब भी भूकंप आता है तो कितने मैग्नीट्यूड की एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, वो हमें किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पता लगता है, वो हमें रिचर स्केल के थ्रू पता लगता है। The magnitude is expressed in absolute number that is 0 to 10. नंबर जो है वो 0 to 10 में डिवाइड होता है, या फिर हम मेजर करते हैं। जितना ज्यादा नंबर बढ़ता चला जाएगा यानी कि उतने ही ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है वो आता है। और याद रखिएगा कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा डिस्ट्रक्शन भी उतना ही ज्यादा होता है। द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मर्कली, एन इटालियन सीज्मोलॉजिस्ट। जो इंटेंसिटी हम मेजर करते हैं अर्थक्वेक की, वो किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करते हैं, दैट इज मर्कली स्केल, राइट। तो मैग्नीट्यूड हम रिचर स्केल के थ्रू मेजर करते हैं, और इंटेंसिटी जो है वो हम मर्कली स्केल के थ्रू मेजर करते हैं। इट इज नेम्ड आफ्टर एन इटालियन सीज्मोलॉजिस्ट, एंड द इंटेंसिटी स्केल टेक्स इनटू अकाउंट द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट।
तो यहाँ पर जितना डैमेज अकर होता है हम उससे पता लगाते हैं, इंटेंसिटी से पता लगाते हैं कि कितना डैमेज हुआ है, और वही चीज जो है यहाँ पे देखी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो रेंज ऑफ इंटेंसिटी स्केल है वो है 1 to 12, 1 to 12, मैग्नीट्यूड में 0 to 10, और यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो 1 to 12 है। यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो फॉलो होगा कि जितना ज्यादा नंबर होगा, जैसे जैसे नंबर बढ़ता चला जाएगा वैसे ही ज्यादा इंटेंसिटी होगी। और इंटेंसिटी जो है वो कैसे डिफाइन होती है कि डैमेज कितना हुआ है, वो विजिबल डैमेज हमें नजर आता है, राइट। नेक्स्ट, देन कम सीस्मिक वेव्स, अर्थक्वेक वेव्स। सीस्मिक वेव्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमें पता ही है, इतनी बार हम जब अर्थक्वेक के बारे में पढ़ रहे थे तो ये टर्म आया था, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सीस्मिक वेव्स क्या होती हैं। सीस्मिक वेव्स आर द वेव्स ऑफ एनर्जी caused by the earthquakes or an explosion, and they are the energy that travels through the earth and is recorded on seismograph। तो हमारी जो सीस्मिक वेव्स है किस इंस्ट्रूमेंट पर जो है वो रिकॉर्ड होती है, सीस्मोग्राफ पर। अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। तो हमारी जो अर्थक्वेक वेव्स है या फिर जो सीस्मिक वेव्स है वो कितने टाइप की हैं, 2 टाइप की हैं। कौन सी, एक हो गया हमारा बॉडी वेव्स और दूसरा होता है हमारा सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस and move in all directions traveling through the body of the earth, hence the name body waves। अब बॉडी वेव्स एग्जैक्टली क्या होती है कि जो एनर्जी रिलीज होती है या फिर जो एनर्जी जनरेट होती है, और वो क्या करती है कि वो फोकस से एनर्जी जो होती है वो जनरेट होती है और वो हर डायरेक्शन में मूव करती है। इसका मतलब ये है कि जो बॉडी वेव्स होता है वो हमारे हर मीडियम में ट्रैवल करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट। जैसा कि यहाँ पे लिखा था, इट मूव इन ऑल डायरेक्शंस ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, hence the name is given as body waves। Next, there are 2 types of body waves, they are called P waves and S waves। अब हमारे बॉडी वेव्स के भी क्या है, सब टाइप्स हैं। पहला हमारा P waves और दूसरा हमारा S waves। Now P waves move faster and are the first to arrive at the surface। अब हमारे जो P waves होते हैं या फिर जिन्हें आप प्राइमरी वेव्स के नाम से भी जानते हैं, वो आप चीज अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिएगा कि हम P waves को प्राइमरी वेव्स के नाम से भी जानते हैं। ये वेव्स ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा तेजी से ट्रैवल करती हैं, दे मूव फास्टर, और ये पहली वेव्स होती हैं जो कहां पर अराइव करती हैं, अर्थ सरफेस पर अराइव करती हैं। ठीक है, these are the also called primary waves, and the P waves are similar to sound waves, they travel through gaseous, liquid and solid मटीरियल्स, राइट। हमारे तीनों जो मैटर कह सकते हो, स्टेट ऑफ मैटर या जो तीनों मीडियम होते हैं उसमें ट्रैवल करती हैं। कौन कौन से, गैस हो गया, लिक्विड हो गया और सॉलिड हो गया, राइट। देन कम्स एस वेव्स अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग। अब पहले ऐसा तो नहीं कि लगातार एनर्जी प्रोड्यूस होती रहती है या फिर लगातार जो वेव्स होती हैं वो ट्रैवल होती रहती हैं। जैसे एक पोर्शन में वेव्स आई, फिर उसके बाद कुछ टाइम गैप के बाद दूसरी वेव जो होती है, जो दूसरी एनर्जी होती है वो जनरेट होती है और वो ट्रैवल होती है। जो हमारी सेकेंड वेव्स होती हैं जो आफ्टर प्राइमरी या फिर पी वेव्स के बाद आती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एस वेव्स बोलते हैं। तो एस वेव्स अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग एंड दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेव्स। पी वेव्स को हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं और एस वेव्स को हम सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। An important fact about S waves is that they can travel only through the solid material। अब यहाँ पे जो important fact है और जो difference हम यहाँ पे notice करेंगे वो ये है कि हमारा जो S wave है वो सिर्फ और सिर्फ solid materials के थ्रू ही travel कर पाता है, right। और जो हमारी प्राइमरी वेव्स है वो तीनों स्टेट ऑफ मैटर के जो मटेरियल्स होते हैं, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड, उन तीनों मटेरियल्स के थ्रू जो होता है वो ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, next, the body waves interact with the surface rocks and generate a new set of waves called surface waves। जब body wave जो है वो जब इंटरैक्ट करती हैं किससे, सरफेस रॉक से, तब वो एक नया जो है न्यू सेट ऑफ वेव्स जनरेट करती हैं जिसको हम सरफेस वेव्स के नाम से जानते हैं। These waves move along the surface। और जैसे ही बॉडी वेव जो है वो सरफेस जो आपके रॉक्स होते हैं
उनको टच करती हैं, और ये जो सरफेस वेव्स होती हैं वो सरफेस के थ्रू क्या होती हैं, ट्रैवल करती हैं। ठीक है, यानी कि ऊपर जो हमारी सरफेस है उसमें जो भी एनर्जी होगी, वो जो एनर्जी होती है या फिर जो वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती हैं ओनली थ्रू दी सरफेस। The surface waves are the last to report on the seismographs and these waves are more destructive. तो हमारी जो surface waves होती हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ हमारे राइट अर्थ सरफेस पे जो है वो ट्रैवल करती हैं, इसीलिए उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, और तब हमें बहुत ही ज्यादा ट्रेम्बल या फिर जो अर्थ सरफेस होता है वो शेक होता है उस टाइप पे। ठीक है, दे कॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक्स एंड हेंस द कोलैप्स। तो जो रॉक्स होते हैं क्या करते हैं कि वो कोलैप्स हो जाते हैं या फिर अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं। अब ये जो प्लेट है जिसपे हम खड़े हुए हैं, अगर ये अपने ओरिजिनल प्लेस से डिस्प्लेस हो जाए या फिर खिसक जाए तो क्या होगा, उसका असर हमारे ऊपर भी पड़ेगा क्योंकि हम उसके ऊपर खड़े हुए हैं, राइट। हमें भी वो ट्रेम्बल महसूस होगा जो अर्थ सरफेस पे अकर हो रहा है। इसीलिए जो सरफेस वेव्स होती हैं वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट उसका जो आप कह सकते हो इफेक्ट है वो देखने को मिलता है। Thus, the characteristic of the seismic waves are quite important and it has helped scientists to understand the structure of the interior of the earth. कैसे जो सीज्मिक वेव्स होती हैं अलग अलग टाइप की, हमें उससे पता लगता है कि कौन से लेयर में कौन से मैटर एग्जिस्ट करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर की बात हो रही है यहाँ पे, चाहे वो सॉलिड मटेरियल हो, लिक्विड मटेरियल हो या फिर गैसियस मटेरियल हो। वो हमें कैसे पता लगता है, वो हमें इसी सीज्मिक वेव्स के थ्रू पता लगता है जब साइंटिस्ट उनके बारे में डिटेल में रिसर्च या फिर एनालिसिस करते हैं, राइट। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताया गया है पी वेव्स, लव वेव्स, ओके, एक लव वेव्स भी होती हैं, एस वेव्स एंड रेले वेव्स। लव वेव्स भी सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं, ठीक है। अब चाहे आप उसको रियल लाइफ से भी अपना जोड़ के देख सकते हैं, जो जो भुक्तभोगी रहे हैं, राइट, कि बेटा लव करोगे तो क्या होगा, बर्बादी, है ना, बर्बादी होती है लव करने के बाद, राइट, लव करने के बाद बर्बादी होती है। ठीक वैसे ही लव वेव्स क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टिव नेचर होते हैं। तो जब जब लव होगा तब तक बर्बादी तय है। तो पी वेव्स यहाँ पे प्राइमरी वेव्स आप देख सकते हो, अनडिस्टर्ब मीडियम, ये हर मीडियम में ट्रैवल करता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सपेंशन और कंप्रेशन यानी कि कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ सरफेस देखने को मिलेगा, सरफेस वेव्स या फिर रॉक्स या फिर आप कह सकते हो एनर्जी, ठीक। एस वेव्स ये रहा वेवलेंथ, ये डायग्राम के थ्रू बताया गया है, नॉट सो इम्पोर्टेंट फॉर एसएससी क्योंकि आपके में डायग्राम के थ्रू नहीं पूछा जाएगा, राइट, इसलिए यहाँ पे नॉट सो इम्पोर्टेंट। हमारे लिए यहाँ पे केवल आप याद रखिएगा कि कौन दो इम्पोर्टेंट है, ए पी वेव्स और एस वेव्स और सरफेस वेव्स, तीन आपकी वेव्स इम्पोर्टेंट है और एक आती है हमारी लव वेव्स, राइट। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। अब अर्थक्वेक के यानी कि भूकंप के इफेक्ट क्या क्या होते हैं। पहला, earthquakes are natural hazard, ये तो नेचुरल कैलामिटी होती है, राइट, and if a tremor of high magnitude takes place it can cause heavy damage। मैंने पहले भी बोला था कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा डिस्ट्रक्शन उतना ही ज्यादा सिवियर होता है, डैमेज उतना ही ज्यादा देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो यहाँ पर इट कैन कॉज हेवी डैमेज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ पीपल एज वेल, एंड द फॉलोइंग आर द इमीडिएट हजार्डस इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक। पहला आता हमारा ग्राउंड शेकिंग यानी कि वही ट्रेम्बल ऑफ अर्थ सरफेस। दूसरा है डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट। फिर आता हमारा लैंड एंड मड स्लाइड्स, राइट। जो पृथ्वी होती है, जो लैंडस्लाइड्स और मड स्लाइड्स है वो हमें माउंटेन एरिया में देखने को मिलती हैं कि जो पहाड़ होते हैं वो अपनी जगह से खिसक जाते हैं, या फिर आप देख सकते हो कि जो चट्टाने होंगी वो अपनी जगह से खिसक के नीचे आके गिर जाएंगी, जो मिट्टी होती है वो अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाती है, ठीक है। डिफरेंशियल ग्राउंड सेटलमेंट यानी कि जो उबड़ खाबड़ आप देख सकते हो कि एक इधर हो गया, एक ग्राउंड इधर हो गया, टुकड़ा ऐसे हो गया, ऐसे करके क्या होता है कि उबड़ खाबड़ हमें देखने को मिलता है। जैसे कि सड़क, अगर हम एग्जाम्पल ले, रोड देखें, जो सड़क होती है एक होती है प्लेन सड़क और एक होती है खराब सड़क। खराब सड़क में आप देख सकते हो कि ऊपर नीचे होता है, राइट,
जो ग्राउंड सेटलमेंट होता है वो ऊपर नीचे होता है, लेकिन जो अच्छी सड़क होती है उसमें जो ग्राउंड सेटलमेंट होता है वो अलाइन रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा फायर, देन कम्स ग्राउंड लॉचिंग, एवलांचेस, ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, फ्लड्स, सुनामी, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, ये सब क्या है, इफेक्ट्स हैं हमारे अर्थक्वेक के, ठीक। फिर आता है अर्थक्वेक इन इंडिया। मैंने पहले भी बताया था कि एक 2001 में आया था, 2001 में आया था, कहाँ पे, भुज में, जो कहाँ पे आपका गुजरात में, ठीक। So India is one of the highly earthquake affected countries because of the presence of technically active young fold mountains known as Himalayas. And India has been divided into 4 seismic waves. जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि 5 थी, लेकिन उसके बाद कितनी हो गई, 4 हो गई। Second, third, fourth and fifth. Based on scientific inputs relating to seismic activity, earthquake occurred in the past and tectonic setups of the regions, right? तो जो हमारे, आप देख सकते हो कि जो सेकेंड, फोर्थ और फिफ्थ ये सब क्या है, जोन्स हैं। क्या है ये, जोन्स है, सीज्मिक जोन्स हैं। सीज्मिक जोन मैप ऑफ इंडिया, जैसे अबाउट 59% ऑफ द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज लायबल टू सीज्मिक हजार्ड डैमेज, राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे यहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है। जैसे इंडिया का जो 59% जो लैंड एरिया है वो प्रोन है किसके, अर्थक्वेक के। यहाँ इसका मतलब कि 59% ऑफ जो लैंड है हमारा, लैंड एरिया है इंडिया का, वहां पर सीज्मिक वेव्स जो है वो एक्सपीरियंस करने को मिलती हैं। अब यहाँ पे जोन्स और उसकी इंटेंसिटी के बारे में बताया गया है। जैसे कि हमें पता है कि 4 सीज्मिक जोन्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से, पहला आता है हमारा जोन 5, वेरी हाई रिस्क जोन, एरिया लायबल टू शेकिंग इंटेंसिटी ऑफ लैंड अबव, ओके। तो यहाँ पर अगर जोन 5 में ज्यादातर कहाँ पे कौन कौन से रीजन्स में हमारे अर्थक्वेक अगर होते हैं, एक हो गया हमारा उत्तराखंड, दूसरा हो गया हिमाचल प्रदेश, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया। हरियाणा और जो दिल्ली होता है वो हम जोन 4 में रखेंगे उसको, हाई रिस्क जोन इंटेंसिटी, राइट। दिल्ली और जैसे राजस्थान, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली एनसीआर जो हो गया हमारा, वेस्टर्न यूपी हो गया। तो यहाँ इन एरियाज में हमें अर्थक्वेक फील करने को मिलता है, राइट। तो वो जोन 4 में आता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा सिवियर होता है, जहाँ पे जो पहाड़ी इलाके होते हैं, जैसे आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन हो गया, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो गया, राइट, ये सारे जो एरियाज है दे आर हाईली वेरी वेरी हाई रिस्क जोन होते हैं, राइट। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो गए हमारे। देन कम जोन 3, मॉडरेट रिस्क, ज्यादा नहीं, यहाँ पे बहुत ही माइल्ड अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं। जैसे आपका सेंट्रल पार्ट हो गया, जो हमारा वेस्टर्न साइड हो गया, वहां पे हमें देखने को मिलता है। और दूसरा है लास्ट है हमारा जोन 2, लो रिस्क, जैसे हमारा साउथ इंडिया हो गया, ठीक है। साउथ इंडिया में जो अर्थक्वेक होते हैं वहां पे बहुत ही कम अर्थक्वेक देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो अर्थक्वेक का जो टॉपिक है वो पूरी तरीके से फिनिश होता है। यहाँ पे हर एक टॉपिक को कवर अप किया गया है डिटेल में। आपके एसएससी, आप कोई सा भी एसएससी का पेपर दो, चाहे वो सीजेल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या फिर जितने भी आपके वनडे एग्जाम्स हो, उसके लिए ये जो लेक्चर है वो मोर देन सफिशिएंट है। यहाँ से आप अच्छे से अपने नोट्स बना के जाएंगे, उसको रिवाइज करेंगे, तो अर्थक्वेक से जो भी क्वेश्चन आएगा वो नहीं फंसेगा और आप आसानी से जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा पे टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट मैं आपसे मिलती हूँ आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और हम जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका आप लाभ उठाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको हमारा लेक्चर जो है वो कैसा लगा वो हमें जरूर बताइएगा। नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। आपको कोई भी रिकमेंडेशन देना हो या फिर आपको कोई भी डाउट हो तो वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन होकर भी हमसे अपने जो डाउट्स है वो क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट जो है वो हमें लिख के बता सकते हैं। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करते रहिए, और याद रखिएगा दैट कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं अपने उस चीज में कंसिस्टेंट रहिए और ऑनेस्ट रहिए, you will achieve the success. Thank you very much and God bless you all.